हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, आप जब यहां से जाओगे ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे बिना नहीं जा पाओगे कि सर ये चैप्टर इतना आसान था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है आपको। जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तो आपके मन में एकदम खुशी होगी कि ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया और मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था, फिर भी देखो कितना आसान लग रहा है। तो देखिए क्या करना है, हमें सिंपल से एक काम करना है कि अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करेंगे। अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम पर यह आपको ग्रुप या चैनल मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर ये लिंक काम नहीं करती है तो आपको टेलीग्राम पर नाम से सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और यहां पर चैनल में फाइल वाला जो सेक्शन है आप वहां जाओगे तो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। और आप सबने मिलकर के 30 के सब्सक्राइबर कर दिए, इस पर भी बहुत खुशी की बात है। देखिए धमाल तो यहां भी मचेगा, जरूर जो है जुड़े रहिए। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हीट की। देखो क्या होता है, इस चैप्टर का नाम ही है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल मींस हीट या टेम्परेचर, रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमें इस चैप्टर में सब कुछ हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड ही पढ़ना है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हीट क्या है। देखिए आप सभी समझते हैं कि हीट क्या है, एनर्जी का वो फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हमें ठंडा या गर्म लगता है। अगर मान के चलो मैं आग के पास में चला जाऊं, या किसी गर्म चीज को टच कर लूं तो मेरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हुआ जिसके कारण से मुझे गर्म लगा। अगर मैं किसी ठंडी चीज को पकड़ लूंगा तो मेरी बॉडी से हीट उस ठंडी चीज में जाएगी, तो मेरी बॉडी से हीट का लॉस हुआ और मुझे क्या लगा, मुझे ठंडा लगा। तो भाई जब मैं कहता हूं ना कोल्ड, तो फिजिक्स में कोल्ड जैसा कोई टर्म है ही नहीं। फिजिक्स में क्या है, लॉस ऑफ हीट। भाई मैं कोल्ड दे देता हूं, आप फिजिक्स की बुक उठा के कह दो अरे सर ये लिखा है, बोलो बेवकूफ बनाते हो पहली स्लाइड से। तो देखो लिखा है, लेकिन कोल्डनेस एक्चुअल में क्या है, लॉस ऑफ हीट है ना। नाउ सेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ हीट, समझ गए नाउ। तो देखिए हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण से हमें गर्म या ठंडा लगता है। जो हीट की जो यूनिट है अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट कौन कौन सी है सर, तो जूल इसकी एसआई यूनिट है, जूल क्या है, एसआई यूनिट है। और कैलोरी इसकी सीजीएस यूनिट है। कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट। वैसे तो सीजीएस यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन कैलोरी तो आपने बहुत फेमस है, सुना होगा। ठीक है ना। अब आप भी समझिए इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो कैलोरी बड़ी यूनिट है। कैलोरी 1 कैलोरी में, मतलब आप यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूं तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.186, मतलब लगभग आप इसको 4.2 जूल कह सकते हैं। क्लियर। और सर ये 1 कैलोरी कितना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास 1 ग्राम वाटर है और उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी ना। तो जितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, उतनी हीट को मैं कहता हूं 1 कैलोरी। क्या कहता हूं, 1 कैलोरी। क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर क्या होता है सर, तो कोई भी बॉडी, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ जरा कौन सी बॉडी ज्यादा गर्म है। तो आपने कहा कि सर 90 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी ज्यादा गर्म है। क्यों, क्योंकि आपने सुन लिया 90 डिग्री सेल्सियस जिसका ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा, उसकी है ना, तो बॉडी ज्यादा गर्म लगेगी। वो बॉडी क्या लगेगी, ज्यादा गर्म लगेगी। तो बेसिकली मैं टेम्परेचर सुन के ये बता देता हूं कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई बॉडी कितनी सुनो इसको, कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। समझ गए। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर टेल्स अबाउट द डिग्री मतलब कितनी बॉडी ठंडी है या गर्म है। अच्छा, टेम्परेचर एक और चीज डिसाइड करता है कि हीट का फ्लो कहां से कहां होगा। तो आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, ये छोटा बच्चा जानता है कि हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड होता है। लेकिन चलो एक सवाल है मेरा आपसे, क्या हीट का फ्लो, क्या आपने कहा कि हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक, सही बात है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ क्या हीट का फ्लो हायर, मतलब मान के चलो एक बॉडी जिसके पास बहुत सारी हीट है और एक बॉडी जिसके पास थोड़ी सी हीट है, अगर मैं इन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दूं तो बताओ जरा हीट का फ्लो कहां से कहां होगा।
बोलो जरा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एक बॉडी बहुत सारी हीट, एक बॉडी थोड़ी सी हीट, अगर मैं दोनों कनेक्ट कर दूं तो कहां से कहां हीट का फ्लो होगा, ये मुझे बताओ, बताओ। हाँ, अच्छा, ज्यादा हीट से कम हीट, कुछ लोग कह रहे हैं कम हीट से ज्यादा हीट। तो आपको समझना है कि एक चीज तो फिक्स है, एक चीज तो फिक्स है कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। मतलब टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, हीट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। अगर एक बॉडी के पास ज्यादा हीट है तो कम हीट वाली बॉडी के साथ भी जो है हीट का फ्लो हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। बराबर हीट है दोनों बॉडीज के पास, फिर भी जो है हीट का फ्लो हो सकता है। तो हीट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। बोला सर कैसे, मुझे कंफ्यूजन मत लाओ, नहीं तो वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन रुको जरा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे क्या होता है, मान के चलो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो फिक्स है, ठीक। चलिए, क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ना, ये मैं जा रहा हूं कहीं, मेरा मन करा शिमला, कुल्लू, मनाली, अकेला ही जाना पड़ेगा, ठीक, चले जाते हैं। तो देखो, ये मान के चलो मैं अकेला हूं, ठीक, और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक। समझना, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा दुखी भी हूं मैं। अब कारण आप मुझे बताओगे क्यों। हाँ, अब जरा यहां पे समझ लेते हैं हम, बताओगे ना, थोड़ा सा दुख दर्द तो बांट लो मेरा। हाँ, तो देखो जरा, यहां पर क्या है, मान के चलो कि यहां पर ना ये मैं खड़ा हूं और ये पूरा एटमॉस्फेयर है। अब आप जरा सोचो, एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा होता है ना, एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है। मुश्किल से मेरी बॉडी में 1000 जूल, 5000 जूल इतनी ही एनर्जी होगी, समझ रहे हो, 10,000 जूल इतनी हीट एनर्जी मेरी बॉडी में होगी। लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर तो ये तो बहुत बड़ा है। एटमॉस्फेयर के अंदर भले ही इसका टेम्परेचर कम है, बर्फ पड़ रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो ओवरऑल जो टोटल जो हीट है वो 10,000 जूल से तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि भाई इसका टेम्परेचर अगर -5 डिग्री सेल्सियस है और मेरा टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, मेरी बॉडी से यहां हीट का फ्लो हो रहा है, मेरी बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर की साइड। क्यों? क्योंकि मैं हायर टेम्परेचर पे हूं, क्योंकि मैं कहां हूं, हायर टेम्परेचर पे, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर लोअर टेम्परेचर पे है। तो सर्दियों में यही तो होता है हमेशा, इतनी बर्फ ना पड़े फिर भी हमें सर्दी लगती है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भले ही थोड़ी सी हीट है इसके अंदर, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हायर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लोअर है, तो हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है और मुझे सर्दी लगती है ना। तो बेसिकली आपने यहां पर देखा कि मेरे पास ना भले ही कम हीट थी और एटमॉस्फेयर के पास ओवरऑल एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, उसके बाद भले मुझसे ज्यादा हीट थी, लेकिन फिर भी हीट का फ्लो यहां मेरी बॉडी से एटमॉस्फेयर में वो, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था और उसका टेम्परेचर कम। तो सर एक सवाल बताओ कि क्या मेरी बॉडी के पास कम हीट है तो क्या टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, और उसके बाद ज्यादा हीट है तो क्या इसका टेम्परेचर कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान के चलो कि एक बर्नर है मेरे पास, ठीक है, इस बर्नर के ऊपर मैं एक छोटे से बर्तन को रखता हूं और इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक। अब मैंने देखा कि 1 मिनट में इसका टेम्परेचर मान के चलो 0 से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और मेरे पास एक और बर्तन है, ये बहुत बड़ा है, एक और बर्तन है, ये मेरे पास बहुत बड़ा है। तो मैंने देखा, मैंने इसको भी सेम हीट दी, क्योंकि बर्नर उतना ही है, मैंने जो है 1 मिनट तक इसको ही चलाया, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ पाया, या मान के चलो 1 डिग्री, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब यहां पर जो हीट है वो बहुत सारे पानी में फैलनी है ना, बहुत सारे पानी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो आप यहां पर क्या समझते हैं कि भले ही मैंने बराबर हीट दी, लेकिन आप ये देखो टेम्परेचर इसका ज्यादा बढ़ा और इसका कम बढ़ा, तो बेसिकली जो हीट है इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसमें ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई, छोटा ही सा था, समझ गए ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुई लेकिन छोटी जगह से जल्दी टेम्परेचर बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको यहां पर एक आइडिया लगा होगा कि हीट का फ्लो आप कम हीट या ज्यादा हीट से नहीं बता सकते, हीट का फ्लो आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में बता सकते हैं। क्लियर है ना? तो भले ही एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, हीट इसके पास बहुत ज्यादा है ऐसे वाले केस में, लेकिन आपने देखा कि टेम्परेचर मेरी बॉडी का ज्यादा है, क्योंकि मेरी बॉडी के लिए वो जो पर यूनिट वॉल्यूम जो हीट है ना वो काफी है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्लियर है ना? और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देखो टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की ये भी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रैंडम मोशन ज्यादा होगा, तो बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होने लगता है। क्यों? पार्टिकल टकराएंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना? आगे हम बात करें कि जो हीट है और टेम्परेचर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। तो बेसिकली हीट क्या है? हीट एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है? एनर्जी का
फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये मेजर करता है कि भाई इस हीट की सेंसेशन कितनी है ना। टेम्परेचर क्या है, स्केल है। हाँ नाउ हीट क्या है, एक कॉज है, जबकि टेम्परेचर क्या है, उस हीट का इफेक्ट है, हीट कारण है, और ये क्या है, एक इफेक्ट है, हीट कारण है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर उस हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कम होने से टेम्परेचर कम होगा, तो मतलब हीट डिसाइड करती है टेम्परेचर को। क्लियर है नाउ। इसके बाद इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट ही हीट का फ्लो डिसाइड नहीं कर सकती, जबकि टेम्परेचर हीट का फ्लो डिसाइड करता है। हाँ समझ गए, इसकी यूनिट जूल कैलोरी है, इसकी यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस ये है। क्लियर नाउ, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मोमीटर में आपको समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, इसको हम थर्मोमीटर भी बोलते हैं। देखिए कोई भी प्रिंसिपल ना कोई भी थर्मोमीटर जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है ना कि एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर होती है जो टेम्परेचर के बदलने से बदलती है। क्या मैंने कहा, देखो थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी। थर्मोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल यह है कि ये एकाध प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं जो टेम्परेचर के बदलने पे बदलती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरे पास मरकरी थर्मोमीटर है, तो मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जो होती है इन कैपिलरी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मरकरी थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है, लिक्विड ये एक्सपेंड होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उस लेंथ को, टेम्परेचर बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, तो वहां से हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का। हाँ, जबकि जो प्रेशर, यहां पर आप देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आप ये देखें कि ये कुछ ऐसे थर्मोमीटर भी होते हैं जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या देखता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से इस थर्मोमीटर में प्रेशर बढ़ता है। दूसरा थर्मोमीटर ऐसा भी होता है कि उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा और उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर ये कहता है कि थर्मोमीटर एक ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे या कम होने पे वो प्रॉपर्टी भी बढ़ या कम हो रही होगी। जैसे कि यहां पर मरकरी की लेंथ एक्सपेंड होती है या कम, बेसिकली हम ये देखते हैं, आपने नहीं देखा जो थर्मोमीटर जो होता है यहां पर अगर टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तो जो लेंथ ऑफ मरकरी जो होती है उसमें भी चेंज आ जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, इसको हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि टेम्परेचर अगर बदलता है तो जो रेजिस्टेंस जो लगी होती है उस थर्मोमीटर में वो बदलती है और उसके कैलकुलेशन के बाद हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से पायरोमीटर वगैरह भी, मतलब तो आप ये समझते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है थर्मोमीटर का, जिसको हम थर्मोमीटर भी बोलते हैं, वो ये कहता है कि टेम्परेचर थर्मोमीटर ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने से कोई ना कोई जरूर मेजरेबल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही होगी और उनके बेसिस पर हम ये अलग अलग थर्मोमीटर बना देते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें थर्मोमीटर की स्केल की, तो भाई कितने टाइप की थर्मोमीटर की स्केल होती हैं? तो थर्मोमीटर की जो बेसिकली 4 टाइप की स्केल होती हैं। कौन कौन सी आप जानते हैं? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रीमर स्केल, केल्विन स्केल। होती है कि नहीं होती? ये 4 स्केल हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि जो सेल्सियस स्केल होती है, जो हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, इसमें कितने पार्टीशन होते हैं? इसमें 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन? इसमें 100 डिवीजन होते हैं। ठीक। केल्विन स्केल में भी कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन, मतलब ऐसी 100 लाइन बनी होती हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, तो इस तरह की 100 लाइन बनी होती हैं। हाँ, इसके बाद कौन सी स्केल है भाई? फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं, जबकि रीमर जो स्केल है इसमें 80 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 80 लाइन्स में ये जो थर्मोमीटर है ये डिवाइड होता है। क्लियर है नाउ? तो इसके बाद आपको समझना है कि यहां पर ना थर्मोमीटर पे हम 2 पॉइंट फिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट फिक्स करते हैं। एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि मान के चलो कि आइस, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट को बोला गया इन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बोला गया हायर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोला गया? हायर
फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर हम जनरली बात करें तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल होती है इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हायर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि आप यहां पर देखें फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कुछ ऐसा है कि देखो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से चीजों की शुरुआत, मतलब इस स्केल की शुरुआत होती है। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसमें कितने डिवीजन है 180 डिवीजन है। क्लियर है। इसी तरीके से केल्विन स्केल की शुरुआत 273 केल्विन से होती है और 373 केल्विन तक ये जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होती है। नाउ चलिए, तो आपको समझना है कि इसमें भी 100 डिवीजन है और हर एक डिवीजन एक केल्विन को बताता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 और हायर फिक्स्ड पॉइंट 373 है। इसी तरह से जो रीमर स्केल होती है इसमें 0 डिग्री रीमर से लेकर के 80 डिग्री रीमर तक जाता है और हर एक डिवीजन एक रीमर को बताती है। 80 डिवीजन इसके अंदर टोटल होते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है, हायर फिक्स्ड पॉइंट 80 है। कन्वर्जन की अगर हम बात करें कन्वर्जन किस तरीके से होता है, तो आपको समझना है कि कन्वर्जन करने के लिए देखो बहुत सिंपल सी बात है। नैन्सी को जानते हो? बोलो, नैन्सी को जानते हो क्या? कमेंट बताना, नैन्सी को जानते हो? हाँ, अगर जानते हो तो बढ़िया बात है, नहीं जानते तो भी जान जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कन्वर्ट करना हो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो अपन क्या बोलते हैं, नैन्सी अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। क्या पढ़ोगे इसको? नैन्सी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, नैन्सी पढ़ोगे तो याद रहेगी। समझे? क्या याद रखना है इसको? नैन्सी अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। होता है कि नहीं होता? बस याद रखोगे, याद रखेंगे। देखो तो फिर से एक बार, हाँ साथ में बोलो मेरे, नैन्सी बोलो, नैन्सी अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। बस ऐसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। हाँ, आपसे पूछे अभी अपन क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो कि आपको बाकी कन्वर्जन भी देख लेते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो, तो याद रखेंगे ना? याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में तो जरा बताओ मुझे कि याद रखेंगे सर। हाँ, देखिए जरा, तो कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब ये क्वेश्चन मिल गया, तो अब मुझे यहां पर ना डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे दी कि मुझे 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। दूसरा फॉर्मूला भी आप जानते हो, बता देंगे अभी। तो यहां पर क्या है आपको कि बस नैन्सी अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो आप ये देखो, C की वैल्यू मुझे दे दी 37, मैंने रख दी और उसके बाद F की वैल्यू मैंने निकाल ली। हो गया कि नहीं हो गया? 9 to 37, ये इस तरह से सॉल्व करा आपने इसको। तो यहां से जो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है ये कितनी निकल के आ गई? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो आपने क्या समझे कि जो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद तो सारे काम बन जाएंगे। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दे, सेल्सियस से पूछ ले तो F की जगह पुट कर दो, नैन्सी का C रखा है तो, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब आपसे पूछे, ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बिकम्स इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने डिग्री सेल्सियस को हम कितने, मतलब एक पॉइंट होता है ना कि जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है? तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला नैन्सी, क्योंकि कन्वर्जन किसका है? डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नैन्सी बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। नैन्सी मतलब 9C, है ना? चलिए, तो यहां पर समझो, क्या समझेंगे भाई? C की जगह क्या रखना है? C की जगह रखना है X। मुझे नहीं पता कितने डिग्री सेल्सियस पे, मुझे नहीं पता कितने डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे। तो मैंने कहा कितने डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा X डिग्री सेल्सियस। कितने फ़ारेनहाइट, मैंने कहा X फ़ारेनहाइट। तो आप यहां पर देखो, ये डिग्री सेल्सियस की जगह भी X और F की जगह भी X। क्लियर है? नाउ अब आपको जो है इस इक्वेशन सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5x माइनस 160 आ गया। यहां से मैंने जो इसको लेके आया तो 9x माइनस 5x मतलब 4x बचेगा, ये इतना। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? x की वैल्यू आ गई माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वैल्यूज बराबर होती है, मतलब डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी जो माइनस 40 जो वैल्यू है ये दोनों ही सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ अदरवाइज आप देखते हैं कि 32 फ़ारेनहाइट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अब माइनस 40 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस ही होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। अब केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट तो बच्चा जानता है। क्या जानता है कि जो भी डिग्री सेल्सियस लिखे होते हैं, जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो आप इसमें 273.15 या थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 273 बोले तो आप इसको केल्विन में कितना कर सकते हैं? 273 ऐड कर दोगे तो ये आप कितना हो जाएगा?
300 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं लिखते, ओनली केल्विन लिखा जाता है। क्लियर? तो ये हम कन्वर्जन जानते हैं। इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला आपने जो अपनी बुक्स में पढ़ा होगा वो क्या होगा, जैसे मान के चलो कि आपको फ़ारेनहाइट को रीमर में कन्वर्ट करनी है या रीमर स्केल को केल्विन में करना है, तो मतलब कोई भी स्केल को आप किसी भी स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये क्योंकि ये कन्वर्जन तो केल्विन और सेल्सियस का था और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का था। हाँ, Nancy by 5 = F-32। अब ये कन्वर्जन किसी भी स्केल का किसी भी स्केल में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं कन्वर्जन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को देखो अभी अपन याद करते हैं। क्या याद रखोगे? टिल्लू अपॉन उल्लू। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? टिल्लू अपॉन उल्लू। टिल्लू मतलब टी, टी लू, टिल लू अपॉन उल्लू, ऐसे याद रखेंगे, समझे? तो टी माइनस एल अपॉन यू माइनस एल, टिल लू उल्लू, बस ये आपको याद रखना है। ऐसे करने से क्या होगा सर? ऐसे करने से मुझे याद हो जाएगा कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर लिमिट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हाँ, इसके बाद क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये पहली स्केल के लिए, दूसरी स्केल के लिए है। याद रख पाएंगे सर? अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? इसे मान के चलो कि इसी को सॉल्व कर देता हूं ताकि आसानी रहेगी। 37 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो मैंने क्या करा? देखो, आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं। हमने जो है सेम आंसर निकाला है, चीजों को आसान बनाने के लिए लिख देते हैं। देखो 37 डिग्री सेल्सियस T1 हो गया, को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो मैं क्या करूंगा कि 30, देखो तो मेरे पास दो स्केल हैं, एक डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है और एक फ़ारेनहाइट वाली स्केल है। तो डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? देखो आपको पता है, मुझे यहां पे बताना है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 है। ठीक, फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 32 और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 212। क्लियर है? नाउ तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? टिल्लू माइनस उल्लू, बस T1 की वैल्यू पुट करो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट पुट करो, पहली स्केल में 0 है, U 100 L 0। T2, मुझे T2 तो निकालना ही है, यही टेम्परेचर तो निकालना है कि फ़ारेनहाइट में कितना रखूंगा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसमें 32 है, 212 अपर माइनस लोअर। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 37/100 इतना बाय इतना, तो सॉल्व करने के बाद फिर से आंसर कितना निकल गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा कन्वर्जन बता दे रहा हूं, जैसे कि 30 डिग्री रीमर को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप सिंपल सी बात है, T1 माइनस एल इज इक्वल टू यू माइनस एल कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखो, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट U1 कितना है? 0। और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? सॉरी, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक मिनट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 0 डिग्री रीमर। और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 80 डिग्री रीमर। फ़ारेनहाइट में तो आपको लोअर फिक्स पता है, इसको सॉल्व करूंगा। T1 30 डिग्री रीमर को मुझे कन्वर्ट करना है, तो 30 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर माइनस लोअर 80 माइनस 0। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो मैंने F माइनस 32 कर दिया और ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करा। तो फ़ारेनहाइट में कितना आंसर निकल के आ रहा है? ये 99.5, समझ गए? तो 30 डिग्री अगर रीमर लिखा हुआ है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हमें पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, देखो क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब हीट टेम्परेचर। देखो, अगर आप किसी बॉडी को हीट दोगे, उससे टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? देखो, दो बॉन्ड ना अभी ऐसे बनी हुई है, दो पार्टी का दो एटम जो है इस तरह से पकड़े हुए हैं, कस के दबा के बढ़िया से। ठीक, अभी क्या हो रहा है? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके बीच का वाइब्रेशन बढ़ेगा। बहुत टेम्परेचर बहुत वाइब्रेशन, बहुत टेम्परेचर बहुत वाइब्रेशन। अभी क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर बढ़ा, भयंकर वाइब्रेशन बढ़ा, और इसके कारण से इनके बीच की जो बॉन्ड होती है ये कम हो जाती है। बॉन्ड वीक हो गई, बॉन्ड वीक हो गई। बॉन्ड वीक होने से ये फैलने लग जाता है, ये फैलने लग जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपैंड होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम समझेंगे, वाटर का अजीबोगरीब बिहेवियर भी हम समझेंगे। जनरली जो सब्सटेंस जो होता है, जो मैटर जो होता है, ये एक्सपैंड होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये कोई भी मैटर जो है तीन तरीके से, सॉलिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड तीन तरीके से एक्सपैंड होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, जब अकेली लेंथ बढ़े, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जब एरिया बढ़े, और क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, जब वॉल्यूम बढ़े। सर लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है ये समझाओ थोड़ा सा। देखो क्या होता है, आपको समझना है कि जैसे मान के, जब देखो
कोई बॉडी जैसे मान के चलो ये इस तरह से मेरे पास है, इसमें एक जरूरी चीज समझने की है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आपसे। देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक, ये मेरे पास एक रॉड है। अब क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है ना, ये टेम्परेचर के कारण इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक। तो मैंने कहा कि यहां पर लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। तो क्या होता है कि जब डायमीटर, जब थिकनेस, जब बाकी सारी चीजें ना बहुत छोटी लगे और लेंथ का जो चेंज है ये नोटिसेबल हो, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। देखो क्या होता है कि जब कोई बॉडी जो है जब हम खींचते हैं तो लेंथ उसकी बढ़ रही होती है, लेकिन आपको ये समझना है कि सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है कि लेंथ ही बदलेगी, उसकी थिकनेस, उसका डायमीटर वगैरह भी तो चेंज होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि लेंथ में जो चेंज है ये बहुत बड़ा है, डायमीटर में इतना सा चेंज है, तो हम बोलते हैं कि भाई लेंथ जो है कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। तो हमने इसको, इस एक्सपेंशन को क्या बोला, लीनियर एक्सपेंशन। तो जब थिकनेस, डायमीटर, रेडियस ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो लेंथ की कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। अगर सर्दियों में आप देखते हैं चीजें सुकड़ जाती हैं तो हम उसको नेगेटिव लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, मतलब नेगेटिव एक्सपेंशन। नाउ तो देखिए जरा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जब किसी बॉडी का सरफेस एरिया चेंज हो, जैसे मान के चलो मेटल की एक शीट है, अभी आप देखो भाई उसके पास थिकनेस होगी तो आप कहेंगे सर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखो मेटल की शीट है, अब मान के चलो वो शीट थोड़ी सी जो है फैल गई, शीट थोड़ी सी फैल गई, मतलब उसकी थिकनेस वगैरह में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया, लेकिन उसका जो एरिया ये है ये चेंज नजर आ रहा है। तो मैं से एक्सपेंशन को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बेसिकली इसमें एरिया में चेंज आ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जब किसी पूरी की पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। गैसेस की अगर हम बात, देखो सॉलिड में तो ये तीनों एक्सपेंशन होते हैं, सॉलिड में तो ये तीनों एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्योंकि गैसेस जब एक्सपेंड होती हैं तो क्या होता है कि उनका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है ये बदलता है। क्या बदलता है, पूरा वॉल्यूम चेंज होता है। क्लियर है ना। तो गैसेस में कौन सा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक एक करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो जनरली हम सबका फॉर्मूला बता देंगे। देखिए अगर मेरे पास ये एक लेंथ है, इसकी लेंथ L, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कुछ लेंथ डेल L बढ़ चुकी है, ठीक। तो हम क्या देखेंगे, देखो वैसे मैंने इंक्रीज इन लेंथ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है चेंज इन लेंथ, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से लेंथ चेंज भी होती है। क्लियर नाउ। तो मैंने क्या लिखा कि भाई कोई भी मटेरियल है उसमें हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड है बेसिकली, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ होता है, लेंथ में चेंज जो है ये दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या कि एक तो उस बॉडी की एक्चुअल लेंथ क्या है, क्योंकि जो भी मैं हीट दूंगा या टेम्परेचर में चेंज करूंगा ये ओवरऑल बॉडी में तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो अगर बॉडी बहुत बड़ी है, अब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो जो चेंज इन लेंथ है वो कम होगा। सॉरी, बॉडी बहुत बड़ी है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, अब बड़ी बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बॉडी छोटी सी है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया आपने, ठीक है, सेम हीट, तो वहां पे अंतर पड़ेगा। तो चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, और चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है कि भाई आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं दोनों फैक्टर को कंबाइन करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ, यहां पर आप ये देखें कि ये लगा है प्रोपोर्शनलिटी साइन, जबकि यहां पर आ जाएगा एक नया साइन प्रोपोर्शन, ये इक्वल टू लगाया। अब यहां पर मैं इसको एक नया साइन यहां पर लेकर के आ रहा हूं जो बेसिकली अल्फा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग देखें, अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। ये जो यहां पर मैंने इक्वल टू की जगह पे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह मैंने इक्वल टू लगाया, और उसके बाद मैं लगाया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अल्फा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं थर्मल कोएफिशिएंट। क्या बोलता हूं मैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं तो आप यहां से देखेंगे कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कि यहां से अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी, अल्फा यहीं रह जाएगा और ये एल डेल टी चला जाएगा इसके नीचे। क्लियर है नाउ। तो आप यहां पर देखें कि फॉर्मूला जो अल्फा का बनेगा दैट विल बी अल्फा इज इक्वल टू डेल एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर।
तो ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है नाउ? आप ये देखें, इसका फॉर्मूला ये हो गया। सिमिलरली हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो हम यूज करते हैं दैट इज बीटा, मतलब इक्वल टू हटेगा और बीटा लगेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के प्लेस पर। तो बीटा इज इक्वल टू डेल ए बाय ए इंटू डेल टी। गामा इज इक्वल टू डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल टी। गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आपको जो है फॉर्मूले याद कर देंगे तो अच्छी बात है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको एक्चुअल में इसका मतलब समझना चाहिए कि ये हमें क्या बताता है। ये हमें क्या बताता है कि जैसे मान के चलो मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू इतनी है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है, आपके दिमाग में क्या हिट करता है, तभी जाकर के हमें चीजें सही से जो है क्लैरिफाई हो पाएंगी। तो जैसे मान के चलो मैंने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू है 2 पॉइंट। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के टेम्परेचर बढ़ाने पे जो बॉन्ड होती है वो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड मतलब जो है वीक होती हैं। देखो तो 2 इंटू 10 टू द पावर, लेट्स से 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, यूनिट की बात करें तो देखो ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, तो मीटर से मीटर कैंसिल। अब ये क्या बचा है? ये क्या बचा है? केल्विन। तो मैंने इसको बोला केल्विन इनवर्स। ठीक, तो अगर मैंने कहा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स, ये अल्फा की वैल्यू है, तो आप इससे क्या समझते हो? तो मैं इससे समझता हूं कि ओरिजिनल लेंथ की कंपैरिजन में, देखिए ओरिजिनल लेंथ की कंपैरिजन में 1 केल्विन बढ़ाने पर इसकी लेंथ में इतना चेंज आया। मतलब अगर आप ये देखें कि अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है, कितनी है? 1 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ ओरिजिनल है और 1 केल्विन मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। आसान भाषा में कहूं तो 0.00002 मीटर। इसको तो बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती है तो 1 केल्विन बढ़ाने पे तो अल्फा की वैल्यू यही होगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? मतलब 1 केल्विन बढ़ाने पर, 1 केल्विन बढ़ाने पर जो लेंथ है जितनी बढ़ जाएगी उसी वैल्यू को क्या बोलूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। समझ में आ गई बात? चलिए ना, तो आपका दिमाग में ये चीज चिपकनी चाहिए। ऐसा ही जो है बीटा वगैरह का हो जाएगा। नाउ अभी रिलेशन पूछ लिया जाता है कि अल्फा और बीटा क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि अगर मैं किसी बॉडी को हीटअप कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि वहां पर लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो मुझे अल्फा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बताना है। तो देखो जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक शीट है, मेरे पास क्या है? एक शीट है और इस शीट में कुछ लेंथ ब्रीथ, मतलब आप मान के चलो कि दोनों ये स्क्वायर शीट है, दोनों की लेंथ LL है, दोनों साइड्स की। ठीक, चारों साइड्स की मैं कह सकता हूं ना। तो आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैंने इसको हीट करूंगा तो ये जो एरिया है इसका, ये इसका एरिया बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपेंड होगा। तो यहां पर मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूं? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इनिशियल एरिया, क्योंकि देखो मुझे लगाना है, सिंपल सी बात है, बीटा इज इक्वल टू डेल ए बाय ए इंटू डेल टी। तो ऐसा करने के लिए मैं चेंज इन एरिया निकालूंगा और अपॉन में क्या है? ओरिजिनल एरिया या फिर इनिशियल एरिया। नाउ तो मुझे चाहिए चेंज इन एरिया। तो देखिए क्या होता है कि इनिशियल एरिया मैंने किससे कैलकुलेट करा? इनिशियल एरिया कैलकुलेट किया मैंने L स्क्वायर, लेंथ या लेंथ स्क्वायर क्या है? L स्क्वायर क्या होता है? एरिया। चलिए, तो इनिशियल एरिया स्टार्टिंग में इतना एरिया था। टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने पर जो उसकी साइड है वो L में कुछ चेंज आ गया और L से बढ़ के कितनी हो गई? L प्लस डेल L। ठीक, दोनों साइड इसकी, चारों साइड L प्लस डेल L हो गई। नाउ तो इनिशियल एरिया कितना था? L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना हो गया? L प्लस डेल L का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? चेंज इन एरिया, क्योंकि ओरिजिनल एरिया तो मेरे पास ये है, समझ रहे हो? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं A, और ये क्या है? A डैश। क्लियर? नाउ अब आप यहां पर ये समझो, अब आप यहां पर ये समझिए कि फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया कैसे निकालूंगा? डेल A इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है? फाइनल एरिया है L प्लस डेल L का होल स्क्वायर। इनिशियल एरिया क्या है? L स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या है? L प्लस डेल L का होल स्क्वायर। इनिशियल एरिया इतना है। अब मैंने इसको ओपन करा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये ओपन हो गया और ये L स्क्वायर एज इट इज। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बचा 2L
2l डेल एल, 2l डेल एल, और यहां बचा डेल एल स्क्वायर। अब आप क्या देखते हैं कि डेल एल एक्सपेंशन कुछ ऐसा तो होता नहीं कि आपने थोड़ा एक आध जो है डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और फैल के इतना हो गया, ऐसा तो नहीं होता, बहुत माइनर चेंज आता है। फॉर एग्जांपल 0.001 मीटर चेंज हो गया। अब आप जरा सोचो कि 0.001 जो है ये डेल एल की वैल्यू है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं 0.001 का इंटू करके, तो आप भी देखो कि ये कितना छोटा हो जाएगा, है ना, 4, 5, ये तो इतना छोटी वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अगर डेल एल बहुत छोटा है और तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसके स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस डेल एल स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो डेल एल स्क्वायर तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सिंस डेल एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो चेंज इन एरिया में कितना कंसीडर करूंगा, ओनली 2l डेल एल। कितना कंसीडर करूंगा, 2l डेल एल। बात क्लियर है ना। चलिए 2l डेल एल। नाउ सब कुछ गायब, सफाई पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सफाई मिलेगी एकदम, ठीक। चलिए ना आगे हम बढ़ जाते हैं। डेल ए की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी हो गई, 2l डेल एल। क्लियर ना। तो अभी देखो बीटा जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या होता है डेल ए बाय ए इंटू डेल टी। डेल ए की वैल्यू आपने इतनी निकाली 2l डेल एल, और ए की वैल्यू थी एल स्क्वायर इंटू में है डेल टी। आप यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका बच गया 2 डेल एल इंटू एल बाय डेल टी। ये क्या है, ये अल्फा है, तो 2 इंटू अल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 2 इंटू अल्फा। क्लियर है, बीटा की वैल्यू 2 इंटू अल्फा आ गई। चलिए तो अगर आपको सिर्फ इतना मिल जाए, चलो इसको मुझे हटाना है, ये हम नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं। तो अगर आपको क्या मिल जाए, 2 इंटू अल्फा मिल जाए, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो बेसिकली रिलेशन क्या हो गया कि बीटा इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। एरिया का जो एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन के ट्वाइस है, डबल है। चलिए ये हमें देखना है रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए। देखो अल्फा लीनियर एक्सपेंशन, बीटा जो है एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ L, और अगर मतलब इस क्यूब की जो साइड है हर एक, इसकी जो लेंथ है ये L है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसकी जो साइड है उसमें भी कुछ चेंज आ चुका होगा, कितना, L से बढ़ के डेल L हो चुकी होगी। तो आप इनिशियल वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसको मैंने V बोला, और इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का L क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम क्योंकि साइड बढ़ के L प्लस डेल L हो चुकी है तो L प्लस डेल L का होल क्यूब। अब आप यहां पर देखें कि ये जो है ना, बेसिकली यहां पर आप ये देखेंगे कि आपको निकालना है गामा इज इक्वल टू डेल वी बाय वी इंटू डेल टी। आप लगाएंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिन वॉल्यूम इंटू डेल टी। तो देखो बेसिकली यहां पर ना मुझे ये इसमें से माइनस करना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम का ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस ये चलना है। ए की वैल्यू है L, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये चलेगा 3ab स्क्वायर। नाउ समझ रहे हो ना। चलिए माइनस एल क्यूब। अभी क्या है यहां पे देखो, डेल v इज इक्वल टू ये एल क्यूब से ये माइनस का एल क्यूब, ये यहां से कट गया। अब आप यहां पर देखेंगे क्योंकि डेल L बहुत छोटी वैल्यू, तो डेल एल क्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर आप ये देखो कि डेल एल स्क्वायर इसके साथ इनटू में है तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 3l स्क्वायर इंटू डेल एल। यहां पे सिर्फ क्या है, डेल एल है। डेल एल का स्क्वायर या क्यूब होता तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देते। चलिए तो आप यहां पर देखेंगे कि ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और डेल वी की वैल्यू सिर्फ इतनी हम कंसीडर करेंगे। देन हम गामा इज इक्वल टू, जो कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, डेल वी बाय बी। तो डेल वी की वैल्यू हमने ये जस्ट अभी निकाली है, वी की वैल्यू एल क्यूब, और यहां पर क्या है, वी की वैल्यू क्या है एल क्यूब, और ये चल रहा है हमारे पास डेल टी। क्या चल रहा है, डेल टी। नाउ तो यहां से आप ये देखें कि ये एल स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहां पे बच जाएगा एल। तो फाइनली हमारे पास ये बच रहा है गामा इज इक्वल टू डेल एल इंटू एल इंटू डेल टी। चलिए तो इसके बाद गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू अल्फा की है। इससे पहले हमने निकाल दिया कि गामा इज इक्वल टू, क्या हमने फाइंड आउट कर दिया, हमने गामा इज इक्वल टू निकाल दिया कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये हमने जस्ट अभी निकाला है। ठीक, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, गामा बाय 3। इससे पहले हमने निकाला बीटा इज इक्वल 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई बीटा बाय 2। तो अल्फा की आप यहां पर देखें कि अल्फा की दो वैल्यूज हो रही हैं,
अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 और अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो हमने तीनों को कुछ इस तरीके से लिख दिया, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो आपको यहां पर रिलेशन मिल गया, गामा इज इक्वल टू 3 बाय अल्फा, और बीटा और गामा के बीच का भी रिलेशन मिल गया। वैल्यूज को आमने सामने पुट करो, बीटा बाय 2 इज इक्वल टू यहां से गामा बाय 3, तो आप ये देखेंगे कि यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है, 2 बाय 3 ऑफ गामा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आप इन दोनों तीनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे सर स्क्रीनशॉट के लिए जगह छोड़ दिया करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, आइडियल गैस। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर है आपके पास जो गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर बिकम्स डेल टी, तो वॉल्यूम में भी, उसके गैस के वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यहां पर देखें कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप इसको बनाए इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाए इक्वेशन नंबर पी डेल वी इज इक्वल टू एनआर डेल टी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दें तो आप ये देखते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये क्या है, पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल टी। इसके बाद आप ये देखें कि यहां पर क्या हो जाएगा कि, एक मिनट, पी डेल वी, नाउ एलएचएस का एलएचएस से डिवाइड कर दो तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि v अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, t बाय डेल टी हो जाएगा। चलिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप ये देखेंगे कि p इंटू डेल वी अपॉन पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल टी अपॉन एन आर टी। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि p से p कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल, एन आर से ये कैंसिल, तो यहां बच रहा है डेल v बाय वी इज इक्वल टू डेल टी बाय टी। तो डेल टी को नीचे भेज दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि डेल v बाय वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली है, कोएफिशिएंट ऑफ, देखो जरा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहां गई, ये थी वैल्यू। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, बहुत सही। ना हो तो एक चीज और है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। इनवर्सली, इसका जो रिलेशन है कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अच्छा सुनो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो गामा जो है, गामा, ये देखेंगे गामा इज इक्वल टू 3.7 × -3 केल्विन इनवर्स। तो आप ये देखें कि गामा की जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है गैसेस के लिए, किसके लिए, गैसेस के लिए, ये 10⁻³ का ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, मतलब 0.001। क्लियर है ना। जबकि गामा की जो वैल्यू सॉलिड्स के लिए ये 10⁻⁵ में मिलती हैं, 0.00001, 4 0 के बाद एक 1, समझ गए। तो 1 या 2 इस तरीके से। तो आप ये समझो कि जो एक्सपेंशन है सॉलिड में ये धीमे धीमे होता है, जबकि गैसेस में एक्सपेंशन कैसा होता है, फास्ट होता है, रैपिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो डेंसिटी में क्या चेंज आता है। सॉलिड तो हमेशा एक्सपेंड होते हैं, सॉलिड तो हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन गैसेस की बात करें, गैसेस भी हमेशा एक्सपेंड होंगी। देखो, वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड एक्सपेंड होते हैं, सॉलिड एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। लिक्विड भी एक्सपेंड होंगे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। और गैसेस तो एक्सपेंड होती हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। लेकिन
यहां पर वाटर एक्सक्लूडेड है, वाटर क्या है, वाटर इस लिस्ट में से हटा दिया गया है। ठीक, चलिए, क्योंकि वाटर का जो बिहेवियर है ये अजीबोगरीब होता है, इसको बोलते हैं एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब बिल्कुल अतरंगी सा बिहेवियर, आप समझो, इसको बताता हूं अभी। तो बेसिकली बात कर रहे हैं डेंसिटी की, तो कोई भी चीज अगर एक्सपैंड हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी, सबकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैं अगर वाटर को एक्सक्लूड कर दूं, वाटर कटा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी जो हो जाती है ये कम हो जाती है, डेंसिटी बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। वाटर इसमें एक्सक्लूडेड है, वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, देखो जरा अभी, इसको बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो अजीबोगरीब बिहेवियर उसको हम समझते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाऊं कि वाटर जो है, वाटर की हम बात करें, देखो मैंने कहा डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कोई भी डेंसिटी ज्यादा मतलब घनत्व, तो घनी चीज है, घनी चीज है, पास पास में मॉलिक्यूल होंगे, समझे। तो मैंने कहा अगर डेंसिटी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, है ना, भारी होते हैं, ठोस हो जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी ना। तो आप देखो, तो वाटर जो है, वाटर एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे बाकी चीजें बढ़ते एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं टेम्परेचर बढ़ने पे, तो ऐसे वाटर भी एक्सपेंड होता है, बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। ठीक, चलिए एक बात, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसी तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पानी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हम देखते हैं कि जो वाटर जो है ये फैलने की बजाय, वाटर फैलने के बजाय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ता है तो मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, पास पास में आते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और इस समय डेंसिटी क्या हो रही थी, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ाओगे तो नॉर्मल जैसे सबका होता है वैसे पानी का भी होगा, डेंसिटी कम होगी, फैलेगा पानी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मैक्सिमम हो रही होती है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आते आते 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो डेंसिटी है ये क्या है, ये मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो क्या होता है, जनरली अगर हम वाटर का जो स्ट्रक्चर देखें वो कुछ इस तरीके का होता है, ये ऑक्सीजन है और इसके में 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन। अभी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो भाई इस कारण से ना ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, इसके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है और एक बहुत वीक सी एक बॉन्ड बन जाती है, बहुत वीक, मैंने कहा बहुत वीक एक बॉन्ड बन जाती है, ठीक, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। समझ गए ना। अभी सुनो, ध्यान दो जरा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बहुत वीक बॉन्ड बन जाती है, क्लियर है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड थोड़ी वीक होकर के टूटने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब ये बॉन्ड वीक होगी, एक बार और समझते हैं, तो जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी क्या हो रहा है ना कि ये समझो कि इनके बीच में भी बॉन्ड है, तो ये और ज्यादा क्लोजर नहीं जा सकते, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और पास में एक दूसरे के नहीं जा सकते, समझ गए। लेकिन अगर इनके बीच की बॉन्ड जो है टूट गई, अगर इनके बीच की बॉन्ड खत्म हो गई, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के ये पास पास में जा सकते हैं पास पास में। अगर इनके बीच की बॉन्ड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे बॉन्ड कम हो गई, तो ये एक दूसरे के पास पास में जा सकते हैं,
बात समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है कि 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनकी बॉन्ड हल्की फुल्की जो है वीक हो जाती है, बहुत टूट जाती है। तो मॉलिक्यूल जो पहले क्योंकि बॉन्ड थी पास पास में नहीं आ रहे थे, अब बॉन्ड टूट गई तो ये पास पास में आ पा रहे हैं। समझ गए? तो हम देखते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं एक दूसरे के, तो फिर ये जो डेंसिटी है इसकी 4 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम हो जाती है। अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, तो अब ये दूर दूर फेंक जाएंगे। समझ रहे हो? दूर दूर जाएंगे तो भाई क्या होता है कि ये नॉर्मल लिक्विड की तरफ फिर एक्सपेंड होने लगेंगे। तो अजीबोगरीब जो बिहेवियर है इसका यही रीजन है। क्लियर हो गई ना बात? चलिए, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ को जिस तरीके से बना देते हैं, इस ग्राफ में आपको देखने को मिलता है कि भाई इसकी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये किसका ग्राफ है, ये हम बात करें डेंसिटी ग्राफ यहां बना हुआ है। तो आप ये देखते हैं कि जनरली जो पानी की जो डेंसिटी है ये अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 0.998 के करीब कुछ ऐसी होती है, 0.9998 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाते आप कहां पहुंचे? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्ट 1 केजी, जैसे ऐसे बोल सकता हूं मैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो जाती है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फिर ग्राफ ऐसा बनता है। तो यहां पर ये ग्राफ किस चीज के लिए है? ये ग्राफ है डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। डेंसिटी अगर ज्यादा तो वॉल्यूम वहां पे कम लेगा वाटर। तो अगर वॉल्यूम के लिए ग्राफ बनाया जाए, वॉल्यूम के लिए और टेम्परेचर के लिए, तो यही ग्राफ बस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। ये ग्राफ इस तरीके से फिर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर का एनोमेलस बिहेवियर या अजीबोगरीब बिहेवियर। क्लियर है? अब हम इसी चीज को समझते हैं, और ये जो बिहेवियर है ना, ये वाटर का ये जो बिहेवियर है कि 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैक्सिमम डेंसिटी पहुंचती है। तो यही बिहेवियर बहुत सारी जगहों पर काम आता है। तो वाटर का यही बिहेवियर ना नेचर में बहुत सारी जगहों पे काम आता है। देखो, मैं आपको एक बार यहां पर ये चीज बताऊंगा, ऑल्दो मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर होगा, थोड़ा सा इसको मैं डार्क यूज करूंगा, मान के चलो कि 4 डिग्री सेल्सियस से, ये बात पे ध्यान देना आपको, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो पानी फैलेगा, एक्सपैंड होगा। क्या होगा? एक्सपैंड होगा। सर बता तो दिया भाई, अब आपको जो है ना इसको अप्लाई करना है तो ज्यादा जरूरी है। जब कोई चीज एक्सपैंड होती है तो मैंने कहा हल्की हो जाती है, लाइट। कैसे हो जाती है? लाइट। और याद रखो ये कैसे हो गई? लाइट। और आप ये भी याद रखो कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ना, लाइटर पार्टिकल, ये लाइटर पार्टिकल ऊपर फ्लोट करते हैं। लाइटर पार्टिकल क्या करेंगे? ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। और हैवी पार्टिकल डूब जाते हैं। बस ये इतनी बात आपको समझनी है। पार्टिकल अगर हैवी होगा ना तो डूब जाएगा। हाँ ना, अभी देखो, तो आप यहां पर समझो कि बेसिकली सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जैसे आप भी देख रहे हो कि ये मस्त मछली जो है पानी में तैर रही है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर भले कितनी भी सर्दी पड़े उसको दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई जो लेक्स वगैरह होते हैं, आप खुद ना गए हो तो आपने जो है इस तरह टीवी में, मोबाइल में इस तरह की चीजें देखी हैं कि भाई जो लेक्स वगैरह जो होती हैं ये ऊपर से जम जाती हैं, लेकिन नीचे मस्त जो है एक्वेटिक लाइफ वैसे जो नॉर्मली चल रही होती है वही होती है। कारण क्या होता है कि लेक सिर्फ ऊपर से जमती है और नीचे से नहीं, तो उसका कारण होता है जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो अजीबोगरीब बिहेवियर है वही होता है। तो आप देखो बेसिकली क्या होता है, मान के चलो कि नॉर्मल अभी मैं मान के चल रहा हूं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, या मैं कहूंगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई दिक्कत नहीं है, पानी जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन मान के चलो सर्दियां आने वाली हैं और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर कम हुआ है तो पानी अभी एक्सपेंड हो रहा होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो आंसर है बताओ जरा, बताओ, बोलो। कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। वो बिहेवियर तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ना, तो अभी देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो भाई पानी के मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं, मतलब हैवी हो रहे हैं। तो पानी जो ऊपर वाला जो पानी होगा, लाइटर जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये नीचे चले जाएंगे, और नीचे वाले मॉलिक्यूल जो होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल कैसे हैं? हल्के हैं, दूर है, अभी टेम्परेचर उनका ज्यादा है, ये आ गए ऊपर।
क्योंकि ऊपर वाले का जो टेम्परेचर कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये नीचे आ गए, भारी हो गए ना, कोई चीज सिकुड़ जाए तो भारी हो जाती ना। अभी 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते कहां हो रहा है, लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस तक, अभी भी पानी नहीं जमा हुआ है। ठीक, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस मतलब ये पानी और कॉन्ट्रैक्ट हुए वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी तो 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम, नॉर्मली जैसे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे होगा ये भी। तो अभी ऊपर के मॉलिक्यूल जो है ये भारी हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़ जो है इसकी क्या हो रही है, 5 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी बढ़ रही है इसकी, क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। देखो तो अभी ये वाले मॉलिक्यूल भी नीचे जाएंगे, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल तो नीचे ही जाएंगे, और नीचे के मॉलिक्यूल क्योंकि लाइटर हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक सी बात है ना, बहुत कॉमन सेंस ही ना। अभी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होगी ये कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम। मतलब ऊपर वाली लेयर डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, देखो सब कुछ चेंज होगा ना वो ऊपर वाली लेयर के साथ। क्यों, ऊपर वाली लेयर ही तो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ज्यादा भारी। तो ऊपर के पार्टिकल जो है कहां जाएंगे भाई, भारी पार्टिकल तो ऑब्वियस सी बात है ये कहां आएंगे, ये नीचे आएंगे, और नीचे से कहां जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो चीज हल्की होती है वो ऊपर तैरती है, तो नीचे वाले पार्टिकल आ गए ऊपर। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा हो गया। अब देखो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जब कम होगा, अब देखो, अब समझना, 4 डिग्री सेल्सियस तो ठीक है, अब टेम्परेचर मान के चलो कि और कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर अगर और कम हो रहा है, ठीक, तो आप सोचो ना कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। और अगर ये पानी एक्सपैंड होगा मतलब दूर दूर, मतलब हल्का हो जाएगा। अब ये नीचे नहीं जाएगा, अब ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि तो हल्का हो गया, तो ये ऊपर वाली सरफेस ही अपने आप हल्की हो गई, तो ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले तो भारी है, भारी चीज नीचे और हल्की चीज ऊपर रहती है। तो आप ये देख रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, भाई पानी एक्सपैंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 4 के बीच में पानी जो है एक्सपैंड होता है। ठीक ना, अब आप क्या देख रहे हो कि पानी एक्सपैंड हो रहा है, तो पानी एक्सपैंड हो रहा है तो ऊपर वाला जो पानी है वो हल्का है तो ऊपर ही तैरेगा और जमने लग जाएगा। टेम्परेचर अब कम होगा तो भाई पानी फ्रीज हो गई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि भाई ऊपर वाली लेयर तो जम जाती है लेकिन नीचे वाली लेयर नहीं जमती, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 4 डिग्री सेल्सियस से कम 0 से 4 के बीच में ये जो लेयर है ये एक्सपैंड होती है। क्या होती है, एक्सपैंड। और एक्सपैंड होती है मतलब जो हल्की होती है, हल्की होती तो ऊपर ही रह जाती है, नीचे से पानी फिर ऊपर नहीं आ पाता। तो इसलिए क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर ही जम गई और नीचे मस्त मछली आराम से मुंह से बुलबुले बाहर निकालती हुई जो इस तरीके से ये तैर रही है। तो इसको एक्वेटिक लाइफ में इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसीलिए नेचर में जो है इस तरह का जो वाटर का बिहेवियर डिजाइन करा गया है। चलिए, तो अभी हमें समझना है स्पेसिफिक हीट। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बार की बात है, मुझे ना मेरी मम्मी ने मुझे ड्यूटी दी कि भाई ये पानी गर्म हो रहा है और इस पानी को तुझे देखना है कि मतलब ये बाहर बाहर ना निकले, फैले वैले ना। तो क्या हुआ कि भाई मैं देखने लग गया, लेकिन मैंने मुझे कुछ काम वाम था तो मैं 10 मिनट बाद मैंने कहा कि आप भी लौट के आए थे, कौन सा हल्का गर्म हो जाएगा। तो मैं देखा, मैं 10 मिनट बाद लौट के आया, पानी गर्म नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल गर्म था, बॉयल वॉयल नहीं कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो है मैं और चला गया 10 मिनट और घूमने, मैं आराम से जो है 10 मिनट बाद आया, मैं देखा कि पानी अभी भी जो है बॉयल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा 1 आध मिनट और घूमा, मैंने देखा पानी बॉयल होने लगा, कोई बात नहीं, मैंने गैस ऑफ कर दी। अभी क्या हुआ कि एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे ऐसी जो है मतलब दूध बॉयल हो रहा था, ड्यूटी दे दी। अब मैंने क्या किया कि ऐसी जो है निकल गया, मैं देखा 10 मिनट बाद मैं लौट करके आता हूं, दूध बॉयल होकर जो है दूध बाहर आ रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है, आपको जो है दूध संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और ये बाहर निकल रहा है, आप समझ लो कि क्या ही हो सकता है, समझे। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि पहले सबूत मिटाने चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, पहले सबूत मिटाने चाहिए और पहले अपनी रक्षा करें, उसके बाद आप खुद की जो है स्पेसिफिक हीट वगैरह को समझें। पहले क्या करें, ये सबूत मिटाएं, गैस को ऑफ करें और उसके बाद जो है इंतजाम करें कि कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद क्योंकि ड्यूटी मिली थी आपको, मम्मी ने दी थी, है कि नहीं। चलिए, तो अभी क्या करना है अपन को कि ये समझना है कि 10 मिनट में यार पानी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूध बॉयल आके बाहर निकल आया। हो गया कि नहीं हो गया, दूध बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये तो जल्दी जल्दी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये तो धीमे 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 हल्लू हल्लू से टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसका जल्दी जल्दी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये ज्यादा है और इसकी स्पेसिफिक हीट है ये कम है। बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है सर, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट है हीट का जो कि यूनिट मास, जैसे कि 1 ग्राम 1 केजी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर मुझे बढ़ाना है तो इतनी हीट की जरूरत होती है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस
या सॉरी 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी है, तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट है ना ये है 4.186 जूल, ग्राम में है तो पर ग्राम, और डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता तो केल्विन लिखता। आप मेन चीज याद रखो 4.186 जूल, ठीक है ना। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे 4.186 जूल में यहां पे लिख देता हूं ना। और वहीं दूध की बात करूं, मिल्क की बात कर रहा हूं, तो एक रफ वैल्यू मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेट्स से 3.89 जूल पर ग्राम पर डिग्री, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नाउ अभी आपको समझना है यहां पे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। का मतलब ये होगा कि अगर मैं 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे उसको 4.186 जूल एनर्जी देनी ही होगी। अगर उतनी नहीं मिलेगी तो टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ पाएगा। जबकि मिल्क को अगर 3.89 जूल ही मिल जाए तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो जरा आप सोचो कि अगर मैंने इसको 38.9 जूल एनर्जी दे दी तो उसका टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और 39 डिग्री सेल्सियस में क्या है इसका टेम्परेचर जो है बढ़ पाएगा, इसका टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि भाई इसको चाहिए, इसको 3.89 जूल चाहिए एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जबकि इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 4.186 जूल। समझ गए? तो इसका मतलब है कि इसकी जो हीट, इसको हीट मिलेगी तो इसका टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, मान के चलो मेरी स्पेसिफिक हीट है, मान के चलो मेरी स्पेसिफिक हीट है, किसी चीज की स्पेसिफिक है 200 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। का मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम, उस बॉडी के 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको 200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यह बात गलत है, मैक्सिमम जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर के लिए ही होती है। आपने सुना होगा हॉट वाटर बॉटल्स, हॉट मिल्क बॉटल आपने नहीं सुना है भाई, सिकाई वगैरह करने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम हीट को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ी। जबकि कोई और चीज में जबकि किसी और चीज में 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो लॉजिक यह है कि भाई जिस बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा हीट इसने, जितनी देर में इसने हीट ली है, जितनी देर में इसका टेम्परेचर बढ़ा है, उतनी ही देर में इसका टेम्परेचर फॉल भी होगा। तो वाटर का टेम्परेचर क्योंकि धीमे धीमे बढ़ा था, तो वाटर धीमे धीमे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है इसका कम होगा। तो वाटर जो है सिकाई के पर्पस के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर धीमे धीमे कम होता है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, उसका टेम्परेचर धीमे धीमे गर्म होता है और वो खुद के अंदर बहुत ज्यादा हीट या एनर्जी को कैद कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपने देखा होगा मुंबई के लोगों ने सर्दी कम ही फील करी होती है। क्यों? क्योंकि मुंबई में ओशन है, बीच है। हाँ, तो अभी क्या होता है कि भाई देखो, ओशन में भी क्या होता है कि ये गर्मियों के टाइम पे ना बहुत सारे पानी, ये जो पानी जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को करता है एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद जब गर्मियां जाने को होती हैं तो ये उसी हीट को फिर रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल डेज में भी, जैसे सर्दियों के टाइम पे भी उतनी सर्दियां मुंबई में नहीं पड़ती हैं जितनी आप इंडिया के और पार्ट्स में देखते हैं। तो जहां पर इस तरह कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे कि पुरी हो गया, जगन्नाथपुरी, हाँ, या फिर जो है आप देखते हैं कि कुछ जगन्नाथपुरी जो भगवान है अपने, है ना, उस जगह की मैं बात कर रहा हूं। या आप ये देखें कि जहां 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 गोवा वगैरह जहां पे बीच है, वहां पर आपको इस तरह से जो सर्दियां हैं वो कम मिलेंगी, क्योंकि जो ओशन जो होता है इसकी स्पेसिफिक हीट पानी है, ज्यादा है तो भाई ज्यादा ये एनर्जी को, हीट को स्टोर कर लेता है और उसके बाद धीमे धीमे ये रिलीज करता है। तो स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत शानदार है। क्लियर है? चलिए, तो आपने देखा होगा भाई जैसे जो रेत जो होती है, सैंड जो होती है ना, जो बजरी जिसको अपन बोलते हैं, ये बहुत धूप में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और नाइट में बहुत ज्यादा ठंडी। कारण क्या है? ज्यादा जल्दी गर्म क्यों जाती है? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। तो स्पेसिफिक हीट कम, थोड़ी सी हीट से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो दोपहर में तो बहुत गर्म हो गई, टेम्परेचर गर्म ज्यादा, ठीक। और नाइट में क्योंकि जितनी जल्दी टेम्परेचर बढ़ा था उतनी जल्दी ही कम हो गया। समझ गए? तो यहां से हम स्पेसिफिक हीट से क्या समझते हैं? स्पेसिफिक हीट ज्यादा, टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा, जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और हाँ, दूध बचाना है अपन को, दूध नहीं फैलने देना है। समझ में आ गई बात? चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताना गाइस। हाँ, बहुत जो है
अच्छा लगता है मैं जब आपका कमेंट पढ़ता हूं। तो स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे, तो देखो प्योर वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, और स्पेसिफिक हीट जो है जैसे आप देखोगे ग्रेनाइट सैंड वगैरह की स्पेसिफिक हीट बहुत बहुत कम है। ठीक, याद रखो चेंज इन 1 केल्विन इज इक्वल होता है चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल डेल क्यू बाय एम डेल टी। डेल क्यू क्या है कि जो भी हीट गिवन है, क्या है? हीट गिवन, आपने कितनी हीट दी, अपॉन में क्या है? कितना मास है, और उससे कितना टेम्परेचर बदल रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्लियर है? ना है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो क्या होता है बेसिकली, जब मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं ना, तो बात करता हूं 1 kg या 1 ग्राम, मतलब दैट मींस 1 यूनिट मास की। लेकिन जब मैं कहता हूं हीट कैपेसिटी, तो मैं टोटल बॉडी की बात करता हूं। भाई उस बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, तो एक कंप्लीट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है, इसको मैं बोलता हूं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? फॉर्मूला है S इज इक्वल टू M इंटू C, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। नाउ सिमिलर होता है वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट का थोड़ा सा देखो क्या होता है। इसे मान के चलो कि मेरे पास ना, मैं देखता हूं मेरे पास भाई ये कोई बॉडी है, और इसका मैंने टेम्परेचर जो है इसको मैंने हीट करा, तो हीट देने से मैंने देखा कि भाई इसका टेम्परेचर जो है ये कुछ डिग्री बढ़ गया है। जैसे मान के चलो कि भाई इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, और ये तो भाई बहुत बड़ी बॉडी है। देख, तो मैं देखा मैंने इसको कुछ सर्टेन अमाउंट एक्स अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा, तो मैं देखूंगा कि इस अमाउंट ऑफ हीट में कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो मैं देखा कि भाई ये जो मैंने इसको बहुत बड़ी बॉडी को एक्स अमाउंट दिया है, बहुत छोटी बॉडी को एक्स अमाउंट दिया है, तो मैं देखा कि इतने अमाउंट ऑफ हीट में सिर्फ 2 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो कंप्लीट जो बॉडी है ये 2 ग्राम पानी के बराबर है। तो एक्चुअल में जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी है ये क्या है? मास ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर बढ़ाने में इस बॉडी को जो भी हीट लगी, उस हीट को मैं देखूंगा कि इससे कितने पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको मैं बोलता हूं वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर है? नाउ अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है, बेसिकली कैलोरीमेट्री हमें पढ़ना है, तो कैलोरीमेट्री फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है कि भाई कैलोरी दैट मींस हीट का मेजरमेंट कैसे करा जाए। और कैलोरीमेट्री इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि भाई अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हीट गेन करेगी कोई बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू हीट लॉस। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है, किसी तरह का हीट लॉस नहीं हो रहा कहीं और एटमॉस्फेयर में, तो जैसे मान लो मेरे हाथ में बर्फ रखी है, ठीक, और तो मैं देखूंगा कि भाई मेरी बॉडी से अभी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में भी जा रही होगी, और मेरी बॉडी से जो हीट है वो आइस में भी जाएगी। अगर सिस्टम पूरी तरह से आइसोलेट हो, मेरे हाथ के बीच में और बर्फ के बीच में किसी चीज और चीज का कांटेक्ट ना हो, तो मैं देखूंगा कि मेरी बॉडी से जितनी हीट निकल के आइस में पहुंचेगी दैट विल बी इक्वल। तो हीट गेन्ड बाय आइस विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय माय बॉडी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इसका। अब इस पे कैसे काम करती है तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो बेसिकली कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है, कैलोरीमीटर के अंदर देखिए ये कंप्लीट जो सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड है, मतलब कंप्लीटली एयर टाइट सिस्टम। मतलब इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है ये बाहर की हीट से अंदर की हीट का नहीं होता। देखो वैसे तो हीट को 100% कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम एक आइडियल सिस्टम बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ये एक अलग से एक एपरेटस रखा गया है, जिसके अंदर जो भी हमारे पास गर्म बॉडी है, उस बॉडी को यहां पर रखा जाता है। और ये किसका बना होगा? तो ये बना होगा कॉपर का। आप यहां पर देख पा रहे हो ये सैंपल कप है, ये किसका बना है? ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। और हमने इसको रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? हमने इसको रखा है वाटर में। कहां रखा है? वाटर में। तो बेसिकली मान के चलो कि अगर कोई गर्म बॉडी है, एकदम गर्म बॉडी है, और इसको हमने यहां पे रख दिया, कहां पे रख दिया? इस वाटर के अंदर, तो हम क्या देखेंगे इस गर्म बॉडी से क्या हो जाएगा कि इस गर्म बॉडी की जो हीट है ये धीमे धीमे वाटर के पास ट्रांसफर होगी। तो हीट लॉस्ट बाय दिस बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय दिस कॉपर एंड दिस वाटर। समझ गए? तो हीट लॉस्ट बाय बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर एंड वाटर। इस कॉपर को भी हीट मिलेगी और उससे इस वाटर को हीट मिलेगी। इसमें इस कैलोरीमीटर में क्या थर्मोमीटर इंसर्ट करा जाता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। एक स्टायरर होता है,
चलाने वाला है इसको, ताकि जो जो हीट है वो पूरे पानी में ढंग से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर है। और इस तरह से इग्निशन वायर वगैरह, इग्निशन वायर मतलब यहां से इसको ये वायर इस मटेरियल को हीट करने का काम करेंगे। तो कैलोरीमीटर से देखो बेसिकली इस प्रिंसिपल पर ये मेजर वर्क करता है कि हीट गेन्ड विल बी इक्वल टू हीट लॉस। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सी बात, देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है। अभी हमने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाया था, C इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल करके बता दूंगा आपको। डेल क्यू इज इक्वल टू, या डेल क्यू को मैं क्यू बोल देता हूं, हीट गिवन अपॉन m इंटू डेल टी। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे कि जो हीट है, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम सी डेल टी। क्या हो जाएगा, एम सी डेल टी। किसका फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला हो गया हीट का, Q इज इक्वल टू। ठीक ना। अब समझो, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। समझना जरा। तो जो भी हीट मान के चलो कि पहली बॉडी लूज करेगी, m1 मास, मतलब पहली बॉडी का मास कुछ और होगा, m1 c1 इंटू डेल टी। वही हीट क्या होगी, दूसरी वाली जो बॉडी है वो गेन करेगी, m2 c2, और ये चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। बस इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि यहां पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल को कराने की कोशिश करता हूं। क्लियर है ना। तो अभी आप इसको समझना कि अगर मैं इसका थोड़ा सा, चलो देखो, तो यहां पर जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कुछ इस तरीके दी हुई हैं कि स्पीयर ऑफ 0.047 kg एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। मान के चलो क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इस तरह से एक स्पीयर है जिसको आपने एक बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है रखा हुआ है। तो यहां पर जो मास ऑफ स्पीयर दिया है, एल्यूमिनियम का जो स्पीयर है ये कितना है भाई, इसका मास दिया 0.047 kg, ये दिया हुआ है। समझना अभी बात को। ये कंटेनर में रखा गया है बॉइलिंग वाटर में, जो कि अभी कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि देन इट इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, मतलब बहुत जल्दी इमीडिएटली इसको ट्रांसफर कर दिया गया टू ए कॉपर कैलोरीमीटर। कॉपर कैलोरीमीटर का खुद का कितना मास है, कॉपर कैलोरीमीटर का मास ऑफ कॉपर को मैं Cu से रिप्रेजेंट करूंगा, कॉपर का खुद का कितना, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कैलोरीमेट्री का यूज करके किस तरह से हम जो है हीट वगैरह को, स्पेसिफिक हीट बाकी सारी चीजों को मेजर करते हैं। तो कॉपर का खुद का मास कितना है, 0.14 kg। मैं आपको इस क्वेश्चन को भी बढ़िया समझा दे रहा हूं अभी। और इसमें वाटर कितना है, यहां पर सेकंड वाले केस में मास ऑफ वाटर कितना वाटर है भाई, देखो जरा। तो यहां पे वाटर है 0.25 kg। ठीक। और वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक। और यहां पर अभी T1 टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक। समझिए जरा, अभी क्या हो रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन स्टेडी स्टेट 23 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहा यह जा रहा है, जैसे कि आप इसमें देखो कैलोरीमीटर में कि भाई यहां पर ना ये सैंपल है, ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, यहां पर सैंपल है, इसको रखा गया इसके अंदर। ये मान के चलो वही एल्यूमिनियम की बॉल है, इसको जो है एकदम गर्म है ये, इसको रख दिया यहां पे। अभी इसकी जो हीट होगी, एल्यूमिनियम की जो हीट लॉस होगी एल्यूमिनियम बॉल की, ये कहां जाएगी, एक तो कॉपर को मिलेगी और कॉपर से वाटर को मिलेगी। तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम बॉल विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कॉपर। समझ गए नाउ। तो आपको समझना है कि बॉल का टेम्परेचर था इनिशियली कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली क्या कहा जा रहा है कि जब बॉल को कैलोरीमीटर में रखा गया तो जो वाटर जो है टेम्परेचर का, ये मतलब पानी का जो टेम्परेचर है, ये ओवरऑल कितने पे जाके रुक गया, स्टेडी 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप ये देखेंगे कितने डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, ये हो गया 100 माइनस 23। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया यहां पर 77 डिग्री सेल्सियस। समझना बात को। और यहां पर ये वाले केस में भाई फाइनल टेम्परेचर दोनों के लिए कितना हो गया, कॉमन है ना 23। तो डेल टी कितना हो गया, ये डेल टी हो गया आपके पास चेंज इन टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देखो यहां पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमें, क्योंकि कुछ चीजें गिवन है। क्या चीजें गिवन है सर, तो हमें यहां पे क्या गिवन है, देखो मैं आपको बता दूं। चलो ये चीजें हो गई, आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर क्या जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये होगा कि देखिए जरा कि हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय
बाय कॉपर प्लस किसके द्वारा हीट गेन्ड प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। तो फॉर्मूला बस वही फॉर्मूला लगेगा क्या, एम सी डेल टी इज इक्वल टू एम सी डेल टी। ठीक, तो यहां पर देखो एम मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल टी यहां पर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, एल्यूमिनियम का चेंज इन टेम्परेचर। अब मास गेन एम सी, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल टी। समझ रहे हो, यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट नहीं दी है, जबकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट दी है और वाटर की स्पेसिफिक हीट भी दी है। समझ गए। चलो मैं इस पॉइंट को आपको जो है नहीं ध्यान किया मैंने, ये मुझे पहले बताना था कि एल्यूमिनियम की नहीं दी है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है ना। तो समझो मैं बेसिक प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूं, न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे, क्लियर ना। तो एम सी डेल टी, चलिए प्लस यहां पे भी एम किसका है, कॉपर का, प्लस सॉरी कॉपर एम सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, समझ गए, कॉपर और डेल टी। चलिए ना, तो अभी देखेंगे तो मास ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये मुझे निकालनी है, और टेम्परेचर में कितना चेंज आया 77 डिग्री सेल्सियस, इंटू में मैंने इतना कर दिया 77 करना है। ये वैल्यू दी है आपको जूल पर केजी, ये 1 केजी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ना, तो अभी आप देखेंगे यहां पर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर को हम समझ लेते हैं। तो वाटर का मास कितना है 0.25 केजी, तो 0.25। ठीक, चलिए CW क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो कितनी दी है 4186। चलिए इंटू डेल टी, ओवरऑल कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 3, कितना चेंज हुआ 3 डिग्री सेल्सियस, प्लस यहां पे कॉपर की स्पेसिफिक हीट ये दी है 3860 प्लस इंटू में है। चलिए, और कॉपर का मास कितना है ये मुझे पहले पुट करना चाहिए, कॉपर का मास कितना है 0.14, और यहां पर डेल टी की वैल्यू यहां पर भी कितनी है 3। चलिए, तो अब आपको ये समझना है कि यहां पर ना कॉपर की मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट तो निकाल दूंगा CAl, तो बस मुझे इन वैल्यूज का इंटू करना है 0.25 इंटू 4186 इंटू 3। ठीक, एम सी डेल टी प्लस एम सी और ये डेल टी अपॉन, ये वैल्यू नीचे पहुंच जाएगी, ये 0.047 इंटू 77। अब आपको एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताएंगे, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करूंगा टाइम लग जाएगा। सुनो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताएंगे कि डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर क्या है विद यूनिट। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बना पाएं। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि कम से कम ये चीज आपके काम आ पा रही है। चाहे 1000 बच्चे कमेंट करें या 10, लेकिन आपको कमेंट करना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइस। हाँ, तो आपके कमेंट का इंतजार मैं जरूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे चेंज ऑफ स्टेट। किस पे आ जाएंगे? चेंज ऑफ स्टेट। देखो, तो जब भी हम, ये भी बड़े बढ़िया टॉपिक है कि जब भी हम किसी मैटर को गर्म करते हैं तो वो मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। ठीक, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठंडा होता है तो वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और कई बार तो ऐसा भी होता है जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं कि जो अपना जो सब्सटेंस है वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज इन स्टेट समझते हो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये साइकिल घूमती रहती है। देखो, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, बेसिकली आप अपने दिमाग में आइस को रखें, वाटर को रखें और इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। तो स्टेट में चेंज अगर हो रहा है तो हम कुछ चीज समझ सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में क्या हो रहा है? सॉलिड को, जैसे कि आप आइस को हीट देंगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप उसी लिक्विड को, जैसे जो अपना पानी बन चुका है, उसको आप हीट देंगे तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर को अगर आप ठंडा कर देंगे, उसमें से हीट निकाल लेंगे, जैसे कि कुकर में होता है, कुकर में पहले स्टीम हो जाती है,
है ना, वेपर, उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो वही पानी टपकने लगता है, कंडेंसेट हो जाता है, दैट मींस। तो आप ये देखेंगे कि वेपर को अगर कूल कर दिया जाए, मतलब हीट इसमें से ले ली जाए, तो ये लिक्विड बन जाएगा। और फ्रीजिंग की बात करें कि भाई लिक्विड में से और कूल कर दिया जाए और हीट निकाल ली जाए तो ये सॉलिड बन जाएगा, दैट मींस आइस बन जाएगा। तो ये साइकिल जो है घूमती रहती है। नाउ अब आप ये देखिए कि बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑफ दी सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग लिक्विड टू सॉलिड। मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फेज चेंज, क्या बताने वाला हूं मैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं जो मेन पॉइंट जो यहां पर हमें लिखना चाहिए वो ये है कि ड्यूरिंग फेज चेंज, क्या लिखना चाहिए, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बस एक बात आप याद रखो, देखो इसको हम क्या बोलते हैं कि सर जब भी जो है फेज चेंज हो रहा होता है, फेज चेंज का मतलब है कि जब सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि भाई जो टेम्परेचर है कभी नहीं बदलता। मान के चलो कि स्टार्टिंग में क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये एक पानी है और स्टार्टिंग में हमने इसमें एक थर्मोमीटर डाल दिया, तो हम देखेंगे कि भाई इस पानी का जो टेम्परेचर है ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। और कब तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, ठीक, और ये बॉयल होना स्टार्ट कर गया, ये क्या कर गया, ये देखो जरूरी नहीं होता कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर रुके, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे जाके भी रुक सकता है, जैसे माउंटेन की हम बात करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको सारी चीज समझाता हूं, घबराओ मत। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मान के चलो कि जब तक बॉइलिंग पानी की स्टार्ट नहीं हुई तब तक क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन एक बार ये पानी बॉईल करने लग गया, ये पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया और इसमें से जो कंप्लीटली ये जो लिक्विड है अब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या देखते हैं सर कि बॉइलिंग पॉइंट आ जाने के बाद, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाने के बाद आप कितना भी जो है हीट दो, इसको कितना भी हीट दो, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये सारी की सारी हीट ये काम करेगी अब सिर्फ फेज चेंज का। ये क्या काम करेगी, अब सिर्फ और सिर्फ ये इसको, अब सिर्फ और सिर्फ ये इसको क्या करेगी, ये इसका फेज चेंज करेगी। जरा भी एनर्जी इसका टेम्परेचर अब नहीं बढ़ा सकती। तो आपसे कहा जाता है, जैसे मान के चलिए कि आप अगर पूड़ियां बना रहे हैं तो लो फ्लेम में बनाओ, आप अगर आलू उबालना चाह रहे हैं तो लो फ्लेम में उबालो। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि एक बार आलू, मान के चलो आपने यहां पर उबालना स्टार्ट करे, आपने एक बार आलू उबालना स्टार्ट करे और क्या हो गया कि सर इसमें से ना बॉइलिंग पानी बॉयल हो गया, क्योंकि आपने जो है हाई फ्लेम पर रखा होता है, पानी उसमें से बाहर, मतलब पानी बॉयल होना स्टार्ट कर गया। तो देखो इन आलू को ना हीट जब तक मिलेगी, ये आलू जब तक पकेंगे जब तक कि ये पानी बॉयल नहीं हो रहा है। एक बार पानी बॉयल होना स्टार्ट कर गया तो क्या होगा कि जो भी आप हीट दोगे वो हीट सिर्फ और सिर्फ इसका फेज चेंज करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसका फेज चेंज करेगी, ये उन आलू को अब नहीं उबालेगी। तो इसके बाद जो भी हीट मिलेगी, दैट हीट विल बी यूज्ड ओनली टू चेंज फेज, नॉट टू इंक्रीज टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो जब फेज चेंज होता है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बॉडी या जो लिक्विड है या जो सॉलिड है ये अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि भाई आइस है, अब मान के चलो कि आपने एक थर्मोमीटर इसके अंदर डाल दिया, आपने यहां पर टेम्परेचर मेजर करा, कुछ भी टेम्परेचर होगा, और आप क्या देखते हैं कि भाई आपने यहां पर जो है हीट देना स्टार्ट करा, टेम्परेचर मेजर कर लिया, जब तक ये पूरी आइस पिघल नहीं जाएगी, ये बॉइलिंग का था, ये मेल्टिंग का है, जब तक ये पूरी आइस पिघल नहीं जाएगी तब तक इसका जो टेम्परेचर है ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहां पर भी तो जो भी आप हीट दोगे दैट हीट विल बी यूज्ड टू मेल्ट दिस, मतलब फेज चेंज का काम करेगी, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। तो जब भी फेज चेंज हो रहा होता है, फेज चेंज, उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो बॉडी रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन बॉडी reaches to solid to liquid or from liquid to solid, ठीक है, solid to liquid or from liquid to vapor। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी क्या होता है कि जब हम फेज चेंज कर रहे होते हैं, जब हम फेज चेंज कर रहे होते हैं तो उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हीट जो दे रहे हैं उसे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। देख रहे हैं थर्मोमीटर में कि भाई साहब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या देख रहे हैं कि हीट दिए चले जा रहे हैं, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, हीट कहां छुप गई, हीट कहां छुप गई साहब, हीट क्या कर गई, हीट कहां छुप गई। तो उस हीट ने क्या किया, फेज चेंज किया, क्या किया,
फेस चेंज किया, वो हीट कहां गई? वो पानी के अंदर नहीं दिखाई पड़ रही है, पानी के अंदर लगा लो थर्मोमीटर नहीं दिखाई पड़ेगी, वो कहां जा रही? स्टीम में जा रही है। कहां जा रही? स्टीम में। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि हमें पानी के अंदर हीट दिखाई नहीं पड़ रही, तो हमने कहा कि हीट कहां छुप गई? छुपने को हम बोलते हैं लेटेंट। जैसे आपने सुना हिडन टैलेंट, मतलब लेटेंट टैलेंट। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। क्या होता है? छुपी हुई हीट। कि भाई हीट कहां छुप गई, जरा मुझे बताओ। तो हीट एक्चुअल में ये इसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया इसलिए दिखी नहीं, इसलिए हमने पूछा कहां छुप गई बेटा। तो उसने कहा कि सर मैं उस समय ना फेस चेंज कर रही थी। क्या कर रही थी? फेस चेंज। सॉलिड को लिक्विड में, मतलब आइस को जो है वाटर में, और वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रही थी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। समझ तो लेटेंट हीट बेसिकली बताओ जरा, लेटेंट हीट क्या काम होता है इसका काम होता है फेस चेंज करना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ अब आपको ये समझना है यहां पर कि लेटेंट हीट, देखो आपको पता है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में हाथ चला जाए तो उतना जो है भयंकर नहीं जलोगे तो, लेकिन अगर वही स्टीम थोड़ी सी, देखो थोड़ा सा पानी, अगर 2 ड्रॉप पानी अपने पास अगर हाथ पे गिर जाए तो लगेगी, जलेंगे अपन, लेकिन उतना बहुत कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि रोटी से निकलने वाली जो स्टीम जो होती है ये कितनी जो है अपनी बॉडी को जो हर्ट करती है। कारण क्या? कि स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट है। कि जब फेस चेंज हो रहा था तो वो हीट कहां गई? वो हीट स्टीम में ही तो कन्वर्ट करने में चली गई। तो स्टीम के पास लेटेंट हीट है। मान के चलो आपने कुकर में पानी गर्म करा है ना, अब आपने क्या किया? कुकर को खोल लिया और उसके बाद पानी को उसमें डाल दिया, तो पानी जो आप गर्म करना चाह रहे थे वो कम गर्म होगा। जबकि मान के चलो कुकर आपने उस पानी के अंदर ही खोला, तो आप देखते हैं कि उसकी स्टीम भी पानी के अंदर ही, बाल्टी के अंदर रह गई, तो पानी ज्यादा गर्म होगा बाल्टी का। समझे बात? समझे? सर्दी आ रही है, इसको जो है यूज करना। बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली स्टीम को बाहर नहीं निकलने दोगे ना, तो आपकी बहुत सारी हीट जो है सेव हो जाएगी। चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम, जैसे इस ग्राफ को मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान के चलो, बहुत छोटी सी बात है, अगर मान के चलो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से कहीं से हमने स्टार्ट किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये फ्रीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है? फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। चलो अभी हम एक और बात करेंगे। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये भी सॉलिड है, फिर ये टेम्परेचर बढ़ाया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये भी क्या है? अभी ये सॉलिड है। फिर ये धीरे धीरे, ये धीमे धीमे आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाया आपने। इसके बाद क्या होगा? पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? जैसे मान के चलो हम इसको बोल देते हैं कि नेगेटिव है। कहां? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई ये आपने जो है टेम्परेचर बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते आप कहां पहुंच गए? 0.01 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। अब यहां से क्या होगा ना, इसके और आगे, इसके बाद क्या होगा कि भाई ये ना सॉलिड से, मतलब आइस से, ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ये क्या होना स्टार्ट करेगा? मेल्ट। आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मेल्ट होगा। तो आपने क्या देखा कि जब मेल्टिंग हो रही है तो आप भले ही हीट दो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये टेम्परेचर वाली लाइन कांस्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जो है मेल्टिंग हो गई, जो सॉलिड था, आइस था, वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आपने क्या किया? हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि भाई अब ये कंप्लीटली, ये जब बॉयल होना स्टार्ट करेगा तो आप हीट कितनी भी दो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या हो रही है? ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइम पे आप और हीट दोगे तो वेपर जो है ये, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये यहां पर क्या हो जाएगा कि गैस का फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। गैस का भी टेम्परेचर, वेपर का टेम्परेचर भी 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि भाई जैसे मान के चलो ये टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यहां तक तो जैसे -30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचोगे तो मेल्टिंग होना नहीं स्टार्ट होगी। तो आप इस साइड गए, अगर आप इस साइड टेम्परेचर हीट बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग होगी, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर ये इस साइड जाओगे तो वेपराइजेशन होगा, ये गैस होगा। टेम्परेचर कम करोगे तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के दौरान भी टेम्परेचर नहीं बदलता। ठीक, फ्रीजिंग के दौरान भी, जैसे मान के चलो ये लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तब भी उस समय टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो ये हमारा कुछ ग्राफ होता है। तो आप इसको समझें कि लेटेंट हीट भी हमारी 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में अगर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है, तो आपने इसको क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि अगर आप लिक्विड से इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब जब आप सॉलिड को, मतलब ये मान के चलो इसमें आइस वाइस है, क्या है?
ये आइस है, इसमें क्या है, आइस है। अब आपने इसको मेल्ट करा, मेल्ट करोगे तो इस दौरान क्या होगा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी हीट आप दे रहे हो बेसिकली वो हीट टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाएगी ना, तो आपने इसको बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब आप इसको वेपर में कन्वर्ट, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी क्या होगा भाई, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, वेपर ये जो है यहां से स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो आपने इसको क्या बोला, इसको आपने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है नाउ? तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी चाहिए, जैसे कि वाटर की जो है अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू 3.33 10 to power 5 जूल पर केजी। जूल पर केजी क्यों, अभी इसका फॉर्मूला बना देते हैं हम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, वेपराइजेशन जो है, ये 22.6 10 to power 5 जूल पर केजी। नाउ लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहली चीज हम लेटेंट हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है Q by M। L इज इक्वल टू क्या हो गया, Q by M। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट गिवन अपॉन मास। ठीक, चलिए तो फ्यूजन और ये हमने पढ़ लिया। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट हम समझते हैं कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग पॉइंट आप समझते हो ना कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, और इस समय क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट करते हैं एक ही समय पर, दोनों स्टेट में होता है। कोई भी जो मैटर है वो एक टाइम पर दोनों स्टेट में हो रहा है, सॉलिड से मेल्ट, मतलब ट्रांजिशन वाला पॉइंट है ये। ठीक ना? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि ऐसा पॉइंट जब कोई बॉडी जिस टेम्परेचर में मेल्ट होती है, कोएग्जिस्ट करती है इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोएग्जिस्ट का मतलब सॉलिड भी उस समय है और उस समय लिक्विड भी है ये। ठीक ना? चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल अगर प्रेशर है, उस समय बॉडी मेल्ट कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है सर, एबनॉर्मल क्या होता है, सारी चीजों को समझते हैं। अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो भाई जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे 1 atm अर्थ के लिए बात करें, तो इस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो जाएगा, तो उसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सब्लिमेशन आपको बता ही दिया कि भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो अपना जो सब्सटेंस है डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कैंपर, कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉलिड आइस ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ अभी आप समझेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, बच्चों वाली बात थी, इसलिए हमने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पर। तो देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं, मतलब प्रेशर आपने बढ़ाया तो बॉइलिंग जल्दी जल्दी होगी या देर देर में होगी, सिंपल सी बात। देखो अभी क्या होता है, मान के चलो कि एक्चुअल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप हीट देते हो, तो जो मोशन होता है मॉलिक्यूल का, हाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो आप देखते हो पानी के पार्टिकल इधर उधर 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 जा रहे होते हैं, पानी के पार्टिकल इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। और बॉइलिंग के दौरान ऐसे ही तो होता है, बॉइलिंग के दौरान ऐसा ही तो होता है। तो अब मान के चलो कि आपने जो है इसको पैक कर दिया, आपने इसको पैक कर दिया। अब आपने इसको पैक कर दिया मतलब आप कुकर की बात कर रहे हैं, प्रेशर कुकर है ना। अब आपने प्रेशर कुकर की बात करेंगे तो प्रेशर कुकर क्या कर रहा है बेसिकली कि इसके मॉलिक्यूल्स को इधर उधर उछलने नहीं दे रहा। प्रेशर कुकर क्या कर रहा है, इसके मॉलिक्यूल को इधर उधर भागने नहीं दे रहा। हाँ, स्टीम उड़ नहीं पा रही है, तो एक दूसरे मॉलिक्यूल पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो मॉलिक्यूल इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। तो भाई साहब बॉइलिंग कैसे होगी, बॉइलिंग कैसे होगी? तो आप ये देखते हैं कि कुकर में, प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग है वो डिले हो जाती है, देर में होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस प्रेशर बढ़ने पे, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, अब मॉलिक्यूल इधर उधर भागना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है साहब, लेकिन ये बॉइलिंग हो ही नहीं पा रही, बॉइलिंग पॉइंट देर में आ रहा है। क्योंकि बॉइलिंग होगी तो वाटर मॉलिक्यूल भयंकर रैंडम मोशन करें, कोलाहल मच जाएगा इनके बीच में। लेकिन क्या हो रहा है कि हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके इन मॉलिक्यूल को पास में कॉन्स्ट्रक्ट करके रखा है, तो ये उधर उधर जा ही नहीं पा रहा है देवा है। तो आपको समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप ये समझेंगे कि अगर आपको आलू उबालना है, अगर आपको सर आलू उबालना है इसके अंदर, इस भगोनी के अंदर अगर आपको आलू उबालना है, तो बताओ जरा
तो सब्जी कोई भी चीज आप देखते हैं प्रेशर कुकर में आसानी से पक जाती है। कारण उसका क्या होता है कि कारण उसका ये होता है, जबकि भगोनी में इस तरह से नहीं होगी। हाँ, उसका कारण ये है कि भगोनी वगैरह में क्या होता है कि बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाएगी तो जो भी आप हीट देंगे वो उसके बाद पानी को जो है गर्म करेगी, सिर्फ मतलब पानी को कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी? पानी को कन्वर्ट करेगी, ना कि अब इसको पकाएगी। कहा जाता है कि पूड़ियां लो फ्लेम पे बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे बनाया तो जल्दी से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ऑयल का, और अब ऑयल सिर्फ वेपर में कन्वर्ट करेगा, पूड़ियां नहीं सेकेगा, तो ऊपर जल जाएंगी, सिर्फ अंदर से कच्ची रह जाएंगी, है ना। मेरे हिसाब से अब आप चीजों को समझ चुके होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने पे बढ़ जाता है, और प्रेशर जैसे मान के चलो माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, तो माउंट एवरेस्ट पे तो एटमोस्फेयर कम हो जाएगा, तो एटमोस्फेयर के कारण प्रेशर, एटमोस्फेयर कम तो प्रेशर कम। अब प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल जल्दी 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 इधर भाग सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम हो जाता है, तो पानी जल्दी बॉयल होने लगता है। तो जो माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो चढ़ाई कर रहे होते हैं, वो अब कोई खाना पकाना चाह रहे हैं, अंडा पकाना चाह रहे हैं, आलू पकाना चाह रहे हैं, तो अभी क्या होगा कि जल्दी से पानी वेपराइज होगा, उनका खाना पक नहीं पाएगा, तो फिर खाने पीने की परेशानी आती है। आई होप आप समझ गए। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा के जा ही सकते हो। तो आप अब ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देखो, है ना, तो अभी हमें समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है। प्रेशर कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो, बेसिकली आपने देखा हो कभी हम बर्फ को अगर हम जोर से दबा देंगे तो जहां पे दबाते हैं ना वहीं पे जो है इसमें गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पे जल्दी जल्दी मेल्टिंग होती है। तो प्रेशर बढ़ाने से जो मेल्टिंग है वो फास्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, जल्दी हो रहा है ना, जल्दी पहले ही जो है मेल्टिंग होने लगी, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। समझ गए। तो आप ये देखते हैं, जैसे मान के चलो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास यहां पर एक आइस क्यूब है, और या आइस का कोई बड़ा सा हम पीस मान सकते हैं, और यहां पे हमने एक वायर लिया, और इस वायर को जो है दो तरह से जो है दो तरफ से एक साइड एक पत्थर लटका दी, एक साइड एक पत्थर। तो हम क्या देखते हैं कि ये वायर, जहां पे वायर होगा ना वहां पे प्रेशर लगेगा, तो वायर जो है नीचे की साइड, मतलब ये जो बाट वगैरह जो लगे होंगे, यहां पे क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे वायर नीचे खिसक आया, जैसे यहां पे वायर में लटकाया था, वायर जो है लटकाया तो ऊपर से था, अब वायर खिसक आया नीचे, वायर यहां लटकाया था, अब वायर जो है ऊपर से नीचे आ गया, तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया तो हम देखते हैं कि वहां पे बर्फ दोबारा जम जाती है। दैट मीन प्रेशर कम हो गया तो बर्फ जमने लग गई, और प्रेशर बढ़ गया तो मेल्टिंग होने लग गई थी। समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं रीजेलेशन। क्या बोलते हैं? रीजेलेशन। रीजेलेशन क्या है? द फेनोमेना ऑफ in which ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is removed। चलिए आप इसका जो है मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि स्नो में लोग स्केटिंग करते हैं। तो क्यों स्केटिंग कर पाते हैं? क्योंकि उनके जो स्केट बोर्ड जो होता है, अब क्या होता है अपन खड़े हो गए उस पे स्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अपनी बॉडी ने प्रेशर लगाया, तो वो जो आइस है वो वहां पे मेल्ट हो गई, तो वो स्केट बोर्ड होता है वो आइस पे खिसल सकता है, अदरवाइज नहीं खिसल पाता। तो वहां आसानी से जो प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्केटिंग हो जाती है। अभी हम बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। भाई हीट ट्रांसफर कितने मोड है? तो तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक, चलिए तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में आप ये समझते हैं कि पहला वाला क्या है? पहला वाला है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि भाई देखो अपने पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप, ये बेसिकली मेटल्स में होता है, इंसुलेटर में तो डायरेक्ट वहीं की वहीं जो है चीजें पिघल जाती हैं, जलने लग जाती हैं। जैसे आपने इसको यहां पे हीट किया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर जो आयंस होंगे, इनके बीच में जो कोलिजन वगैरह होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, तो क्या होगा, यहां पर भी जो हीट जो है जनरेट होगी, और फिर ये हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। जैसे आपको पता है कि अगर एक चम्मच को अगर आप एक एंड पे गर्म करें तो दूसरे एंड पे आपको गर्म लगने लगती है। तो ये जो फिजिकल मोड ऑफ ट्रांसफर है, इसको आपने बोला कंडक्शन। इसके बाद दूसरा जो मोड होता है, तो बेसिकली कंडक्शन में कौन लेके जा रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से हीट अप होके यहां पर हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में आपने देखा, जैसे हमने वो पढ़ा था अभी, क्या कि जो लेक्स है उसमें किस तरह से पानी का ट्रांसफर हो रहा है ना, नीचे से ऊपर, तो वो क्या है? कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा होता है, आप समझिए जरा। कन्वेक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे आप यहां पर चीजों को नीचे से गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे से
गर्म कर रहे हो, तो अभी नीचे वाले पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो पार्टिकल है एक्सपेंड भी हो रहे हैं, मतलब पानी एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड हो गया मतलब हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ये ऊपर पहुंचेगा और ऊपर के पार्टिकल जो है नीचे आ जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि पार्टिकल एक करंट फॉर्म करते हैं, पार्टिकल करते हैं एक करंट फॉर्म करते हैं। हाँ, मतलब पार्टिकल का जो एक्सचेंज है, पार्टिकल्स का जो मोशन है, उसके कारण जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। जैसे कि आप ये देखें कि अगर ये तो एक नॉर्मल हो गया, आप ये देखें कि जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया कि यहां पे गर्म किया और आपने क्या किया कि भाई एक स्टारर टाइप लिया और उसको पकड़े घुमा दिया, तो उससे भी क्या हुआ कि जो हीट है वो पूरे चारों ओर फैल गई। तो ये भी क्या है, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक। तो एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन जो कि लेक्स में, पॉन्ड्स में होता है, जो हमने समझा था जब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात कर रहे थे। और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन जो कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह से करा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि यहां पर बाय द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब मटेरियल पार्टिकल के मूवमेंट से यहां पर जो है वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन होता है। देन रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन आप समझते हो बेसिकली जो हीट की हम बात करें तो हीट जो रेडिएशन है, कौन सी रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हाँ, जबकि कंडक्शन में और कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इसको किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती, आप इसको टच नहीं करेंगे फिर भी क्या हो गई, आपकी बॉडी तक हीट पहुंच जाएगी। तो बेसिकली रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होती है ये विदाउट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर है, जैसे नॉर्मल जो आप आग तापते हैं वो भी क्या है, ये रेडिएशन ही है। और रेडिएशन हमने बताया क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो हीट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंपोजिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी आपको इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको फर्दर आप जब 12th क्लास में जाएंगे तब भी पढ़ने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ चलती है ना, परपेंडिकुलर एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये आगे बढ़ रही हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और आगे बढ़ने की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर, समझ गए। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ेंगे तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी जा रही है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कब निकलेगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस बॉडी से ये जो हीट जो निकलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन, आप सिंपल इसको बोलते हैं। कोई बॉडी गर्म हो गई तो देखो आप देखते हो कि अगर कोई बॉडी गर्म है तो उसमें से आंच आती है, हीट आती है, तो वो क्या है, वही रेडिएशन के फॉर्म में ही वो आ रही है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कौन सी रेडिएशन अपन इसको बोलते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव। इसको अपन थर्मल वेव भी बोलते हैं। जैसे कोई बॉडी रेड हॉट है, एकदम लाल हो गई, गर्म हो गई, अब क्या हो रहा है, अब अपन यहां खड़े हैं तो अपन को हल्की सी आंच आ रही है, ये आंच क्या है, यही रेडिएशन है इन द, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, कौन सी वेव, इंफ्रारेड वेव। तो जो हीट जो हमें आ रही है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप होता है। नाउ ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी करती हैं, नॉर्मल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। इस पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, 12th क्लास में पूरा ऑप्टिक्स है, उसमें आपको ये चीजें पढ़ने को मिलती है। भाई देखो अभी हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। देखो न्यूटन ने ना कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा, हर जगह कुछ ना कुछ अपना जो है कहेंगे कि दिमाग आजमाया है। और न्यूटन जो है बहुत महान व्यक्ति भी था थे। तो अभी समझो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्या है। देखो न्यूटन ने कहा था कि जैसे मान के चलो मैं गर्म हूं, मैं हॉट हूं, ठीक, अब मान के चलिए कि ये एटमॉस्फेयर ये कूल है, तो अभी जितना डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस मेरी बॉडी और एटमॉस्फेयर का होगा उतनी जल्दी जल्दी जो है हीट लॉस होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले केस में 37 डिग्री सेल्सियस मेरी बॉडी का टेम्परेचर और अगले दिन जो दिन का टेम्परेचर हो गया दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाई दोनों ही केसेस में मेरी बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और एटमॉस्फेयर लोअर टेम्परेचर पे है। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि भाई यहां पर जो हीट लॉस होगा मेरी बॉडी से एटमॉस्फेयर में, ये आप ये देखेंगे कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है
तो उस केस में जो हीट ट्रांसफर की जो रेट है, जो हीट लॉस की जो रेट है, वो ज्यादा होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर की या हीट लॉस की रेट। ये बात किसने कही? न्यूटन ने कही। और जो टेम्परेचर वगैरह जो है एक बॉडी का दूसरी बॉडी का निकालना है तो अपन कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, कभी मैं बात करता हूं रेट ऑफ हीट लॉस, तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, ठीक। हीट मतलब डी क्यू, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर किस किस के टेम्परेचर डिफरेंस की बात कही जा रही है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब मेरा एटमोस्फेयर और मेरी बॉडी का मतलब चाय का ग्लास या कप भी हो सकता है, ठीक। तो देखो यहां पर ये जो देख रहे हो आप, ये टी क्या है? ये टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक। और ये जो टी नॉट दिखाया ये क्या है? टी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज मैं बता दूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कि ये जो है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस तक वैलिड होता है, उसके बाद इसकी वैलिडिटी कम होती चली जाती है। अब हम इस चीज को जो है इसका प्रूफ करने वाले हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए जरा, तो आपको यहां पे समझना है, हाँ आपको यहां पर समझना है, यहां पर मैं लिख देता हूं डिराइव, बिराइव नहीं, डिराइव हम इसको करेंगे। देखो जरा फॉर्मूला और बनाएंगे। देखो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, दैट मींस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है, यहां पर क्या है? कांस्टेंट आ गया के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट। अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो का थोड़ा सा हम रेफरेंस आपको देते हैं और चीजों को याद दिलाते हैं कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है कि Q इज इक्वल टू वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। अब क्या होता है डेल टी? यहां पे T क्या है? कैपिटल T यहां पे टेम्परेचर, और स्मॉल t जो हम बता रहे हैं वो टाइम है। तो ये जो स्मॉल t है टाइम है। तो अब आप ये देखेंगे अगर मैं छोटी सी हीट की बात कर रहा हूं तो हो जाएगा m इंटू सी इंटू यहां पर डेल टी की जगह स्मॉल d इंटू कैपिटल T। ये डेल्टा टी जो होता है ये नोटिसेबल चेंज होता है और dt क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो हम इस dq के प्लेस पर mc dt लिख सकते हैं, mc dt लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है? dt नाउ। अब k t माइनस टी नॉट की जगह t माइनस टी नॉट, जो आप देखते हैं कि भाई mc, ठीक, mc को हमने भेज दिया इसके अपॉन में, तो यहां पे कैपिटल dt बाय dt बचा हुआ है, नेगेटिव साइन साथ में है और ये आ गया। नाउ अब आपको समझना है कि यहां पर ना मुझे इस कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे कि यहां पर देखो माइनस एमसी भेज दिया, ठीक है। अब आप ये चेक करो यहां पे कि ये जो माइनस के बाय एमसी है इसको भी मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, दिस इज योर अनदर कांस्टेंट। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट एम क्या है? जब भी हीट ट्रांसफर होती है तो वहां पे मास तो चेंज होता नहीं है, ना ही बॉडी की प्रॉपर्टी चेंज होती है स्पेसिफिक हीट। तो जो माइनस के बाय एमसी है या के बाय एमसी है, ये क्या है? ये जो k बाय एमसी है ये भी क्या? एक कांस्टेंट है, तो उसकी जगह आ गया कैपिटल K, दिस इज कॉल्ड अनदर कांस्टेंट। और ये आप यहां पर देख रहे हो कि ये क्या है? 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 हाँ, तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि t माइनस टी नॉट, चलो ठीक है, तो ये लिखा था। तो अभी हमने क्या कर दिया कि ये जो dt स्मॉल वाला dt चला गया ऊपर और t माइनस टी नॉट आ गया नीचे, जाला बन गया ना एक, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पे, यहां से मैं क्रॉस दिखा दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो यहां पर कुछ इस तरह की चीजें बन गई कि कैपिटल dt t माइनस टी नीचे आ गया, माइनस के इसकी जगह और dt चला गया ऊपर। तो आप देखेंगे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt क्या है? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो dt को हमने साइड में कर दिया, ठीक। 1 बाय टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन करा और यहां पे क्या? माइनस के और ये dt का इंटीग्रेशन हो गया। अब आप ये देखो कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। तो यहां पर भी क्या हो गया? 1 बाय टी माइनस टी नॉट का हो गया log t माइनस टी नॉट, ठीक। और यहां पर क्या? t का इंटीग्रेशन क्या? ओनली t, तो माइनस के इंटू टी कहलाया। और उसके बाद प्लस सी, एक कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लगा दिया जाता है। वैसे हम पूरी फिजिक्स में इस प्लस सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन न्यूटन ने अपने चीजों को डिराइव करने के लिए किया तो हम इसको यहां पर यूज कर रहे हैं। अब देखो ये लॉग जब इस साइड जाएगा तो e की पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, तो t माइनस टी नॉट लॉग इस साइड गया तो e की पावर में सब कुछ हमने लिख दिया, माइनस के टी e की पावर में आ गया, c e की पावर में आ गया। और उसके बाद t माइनस टी नॉट है तो किसी बॉडी का टेम्परेचर का निकालना है तो टी नॉट इस साइड चला गया और इस वैल्यू में ये एड अप हो गया। तो t इज इक्वल टी नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी से हम किसी बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का था। अभी आपको समझना है कि रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है?
तो जनरली ब्लैक बॉडी हेडिंग मिलने वाली है, तो पहले अपन रिफ्लेक्टेंस समझ लेते हैं। मान के चलो कि कोई भी एक बॉडी है, अब इस बॉडी को पर जो है ना हीट आ रही है, इस बॉडी पर यहां से हीट इसको दी जा रही है, हीट इसको यहां से दी जा रही है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक, देखो एब्जॉर्ब करना मतलब खुद के पास रखना, रिफ्लेक्ट करना मतलब आए और लौट जाए, और ट्रांसमिट करना मतलब आए और लौट जाए, मतलब चली जाए, आर पार हो जाए, वो ट्रांसमिटेंस होता है। ट्रांसमिटेंस मींस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसमिट कर देना। तो बेसिकली एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी, इसको मैं दिखाता हूं स्मॉल आर से, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी टू द टोटल हीट, कितनी हीट दी गई और कितनी रिफ्लेक्ट कर दी, इसका जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस क्या है कि कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, उसमें से कितनी दी गई थी, कितनी दी गई थी और कितनी एब्जॉर्ब करी। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस को हम स्मॉल टी से दिखाते हैं, इसका मतलब यह कि ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू कितनी हीट इसने ट्रांसमिट कर दी, मॉलिक्यूल को आगे ट्रांसफर कर दी, अपॉन कितनी हीट इसको टोटल दी गई थी। तो ये होते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। अगर हम बता दें कि एक बॉडी के अंदर रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, इनका जो सम होता है ये क्या होता है, 1 होता है। दैट मींस ये ओवरऑल मिला के क्या 100% कंट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी आप ऐसी बॉडी को बोलते हो जो जरा भी जो एनर्जी को या हीट को रिफ्लेक्ट ना करे, ट्रांसमिट ना करे, सिर्फ क्या करे, एब्जॉर्ब करे। जो ब्लैक जो बॉडी होती है, आप ऐसी बॉडी को बोलते हैं ये खुद पर आने वाली सभी रेडिएशन को सभी हीट को ये क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 100% ब्लैक बॉडी तो कोई होती नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सबसे बेस्ट होता है। क्लियर है। नाउ अब आप समझेंगे द वेवलेंथ ऑफ रेंज, जब ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसके बाद ना ये रेडिएशंस को एमिट भी करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगी, तपेगी ना। चलिए, तो जो एमिट जो करेगी ये, तो आप ये देखेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर देगी कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया है, ना कि मतलब आप ये समझे कि जब कोई बॉडी गर्म हो जाएगी तो उसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी, और वो जो इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ होगी, दैट वेवलेंथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल बट इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो याद रखो, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी वो नहीं होती कि लाइट आए और रिफ्लेक्ट करे, ये नहीं। लाइट मतलब हीट, यहां पे कह रहा हूं कि हीट आए, तपने लगे और उसके बाद एमिट करे, समझे। नाउ एमिट करना। अभी नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ यहां पर देखो 12th क्लास में किरचॉफ लॉ अलग है, और ये किरचॉफ लॉ ये ब्लैक बॉडी के लिए बेसिकली। तो आप भी देखें कि कोई भी बॉडी, किरचॉफ लॉ कहता है कोई भी बॉडी जिस कलर को, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जिस वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसी वेवलेंथ को ये एमिट भी करेगा, उसी वेवलेंथ को एमिट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि एक रूम में, आपसे एक बार फिर कहें कि जिस वेवलेंथ को ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, उसी वेवलेंथ को ये जब चमकेगा तो एमिट भी करेगा, सेम वेवलेंथ को, ये किरचॉफ लॉ ने कहा है। तो आप एग्जांपल देखें कि टेक चाइना हैविंग सम डार्क पेंटिंग एनग्रेव्ड। देखो मान के चलो कि आपके पास एक व्हाइट कलर का एक चाइना डिश है, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक बर्तन है, कोई वो नहीं होता चीनी मिट्टी का बना हुआ, ठीक, ये है। अब एक व्हाइट कलर का है ये, ठीक, व्हाइट कलर का सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब एक और चाइना डिश है आपके पास, आपने इसको ब्लैक कलर का बनाया और आपने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको गर्म कर दिया, बिल्कुल जो है तपा दिया तरीके से। तो अब इसमें से जब तप जाएगा तो इसमें से आंच निकलेगी ना, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो आप ये देखेंगे कि जो लाइट इसने उस समय एब्जॉर्ब करी होगी, तो अंधेरे में अगर आप देखेंगे ना तो ब्लैक वाली तो नहीं चमकनी चाहिए, ब्लैक वाली तो नहीं चमकनी चाहिए, लेकिन आप ये देखते हैं कि अंधेरे में जो ब्लैक वाली जो डिश है, ब्लैक वाली जो चाइना की जो कटोरी है, ये बहुत चमक रही है व्हाइट वाली कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसने उस समय जो लाइट एब्जॉर्ब करी थी ना, अब ये उसी वेवलेंथ को ये एमिट करेगी। बात समझ रहे हो? तो ये किरचॉफ लॉ ने यही कहा।
ना। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जो जो जितना अच्छा एमिटर है ना, वो उतना अच्छा एब्जॉर्बर रहा होगा। ठीक, चलिए तो आप एक और एग्जांपल देखो किरचॉफ लॉ का। देखिए क्या होता है, इसे मान के चलो, आप समझो यहां पे ग्रीन ग्लास हीटेड इन ए फर्नेस व्हेन टेकन आउट इन डार्क ग्लोज विद रेड लाइट। अगर आप एक ग्रीन ग्लास को अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन ग्लास मान के चलो एक आपके पास कोई कंटेनर है, ये ग्रीन ग्लास का बना हुआ है, अगर आप इसको तपा देंगे, जब आप इसको एकदम जो है बिल्कुल आप इसको गर्म कर देंगे ना, तो आप क्या देखते हैं कि ये ग्रीन कलर का नहीं चमकता, ये चमकता रेड कलर का। रेड कलर की लाइट ये एमिट करता है। देखो बेसिकली रेड कलर क्यों दिखेगा, वो लाइट जिसकी जैसे मान के चलो ये तपेगा तो रेडिएशन निकलेगी। अब इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है अगर रेड के बराबर है तो आप यहां पे मैंने इंफ्रारेड बोला था, अगर दिखाई देगी तो इंफ्रारेड नहीं होगी, ठीक है, विजिबल के केस में आएगी। ठीक ना, तो अभी आप ये देखेंगे कि अगर ये आपको रेड कलर की, अगर इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ रेड कलर के बराबर है तो आपको रेड कलर की लाइट दिखाई पड़ेगी। तो ये तो एक्चुअल में ग्रीन था, तो ग्रीन ग्लास था लेकिन चमक रहा है तो रेड दिखाई पड़ रहा है हीट होने पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किरचॉफ ने ये कहा था कि जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसी को ये एमिट करेगा, समझे। तो जब ये ग्रीन ग्लास नॉर्मल ठंडा था तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा था कि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर, देखो कोई भी चीज हमें ग्रीन दिखाई पड़ती है ना, तो उसके कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है ना, तो उसका मतलब है वो हमारी आंखों तक वैसा ही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो भाई ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में वही कलर रिफ्लेक्ट कर रही थी। ग्रीन आ रहा था, ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उसने ग्रीन तो अब्सॉर्ब करा ही नहीं। तो आपने जब इसको हीट करा तो ग्रीन, क्योंकि उसने जो एब्जॉर्ब करा ही था तो उसको ग्रीन जो है अपन को दिखाई पड़ेगा ही नहीं, तो अपन को ये रेड कलर का दिखाई पड़ता। तो ये किरचॉफ ने ये सारी बातें हमें समझाई थी। आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चैप्टर, ये वीडियो कैसी लगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश इसमें की और आप कोशिश करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आप कर सकें तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइज। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। आप कमेंट जरूर करें, कोई करे या ना करे, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।